Hello guys and welcome back to the channel Demystify, making things easier for you. So without wasting a lot of time, चलिए continue करते हैं हमारे Walter Terence Stays की series के साथ, which is based on the critical history of Greek philosophy. We have already completed chapters 1, 2 and 3. आप चैनल डीमिस्टिफाई पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं. टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर फॉर द एलियाटिक्स. अब ये जो एलियाटिक स्कूल था, द नेम ओज टू द फैक्ट क्योंकि ये फाउंड हुआ था एलिया में. एलिया इज अ टाउन, वाज अ टाउन इन द साउथ ऑफ इटली. एंड पार्मेनाइड्स एंड जेनो जो थे वो दोनों सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स थे स्कूल के, या लेट्स से द मोस्ट रेप्यूटेड फिलोसफर्स थे स्कूल के. एंड अभी तक हम जो देख रहे थे ना, वट एवर फिलोसफी हमने देखी थ्रू द आयोनिक्स और द पाइथागोरियंस, थोड़ी क्रूड थी, थोड़ी अनपॉलिश्ड सी, थोड़ी सी रॉ सी फिलोसफी थी. लेकिन द एलियाटिक्स वर द वन हु वर द फर्स्ट ट्रू फिलोसफी जो लेकर आए ना, इट वॉज ऑफ द एलियाटिक्स. तो एलियाटिसिज्म इज द फर्स्ट ट्रू फिलोसफी. एंड इसमें आता है हमारे पास एक फैक्टर फॉर द ट्रूथ. ओके, सो इट इज पुअर, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. वो ट्रूथ के ऊपर बात हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रूथ नहीं है, बहुत वो नहीं है, लेकिन स्टिल देयर इज अ फैक्टर ऑफ ट्रूथ हियर. एंड सो यस, विद दिस थोड़ा सा हमारे पास एक वेल फॉर्म्ड ऑर्डर, वेल फॉर्म्ड एक स्कूल देखने को मिलता है ना. इफ यू टॉक अबाउट Xenophanes, he is the reputed founder of Eleatic school, but he never went to Elia. He may have not been to Elia. That's not sure. अभी हमें confirm नहीं है मतलब. So now Xenophanes की जो philosophy थी, more than being a philosophy it was more related to religion. ओके, तो मेन जो था क्रिएटर एलियाटिक स्कूल का वो पार्मेनाइड्स. तो Xenophanes वाज लाइक द फर्स्ट वन ऑफ द एलियाटिक स्कूल. लेकिन एक एक प्रॉपर अगर हम फाउंडर की बात करें, सो इट वाज पार्मेनाइड्स. सो व्हाट पार्मेनाइड्स डिड वाज ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय Xenophanes. व्हाटएवर Xenophanes हैड, Xenophanes की प्रिंसिपल्स से काफी इंस्पायर्ड थे. सो लॉट ऑफ इंस्पिरेशन वाज ड्रिवन बाय Xenophanes, by Parmenides. So he was born in Colophon, Ionia में, and he kept on wandering. So it is also doubtful कि वो एलिया में कभी सेटल हुए भी थे कि नहीं. By the time of 92 also, by the age of 92 also, वो still ग्रीस में wander ही कर रहे थे. So there's a lot of speculations about his life. Xenophanes की जितनी philosophy है, he was very poetic. ठीक है, he wrote satires and elegies and eulogies and all of that stuff. तो Xenophanes की जितनी भी philosophy हमें देखने को मिलती है, it's very poetic, not rather as a treatise या ऐसे a collection of principles, and उस सब ना तरीके से ना होके बहुत ही poetic तरीके से और बहुत फ्रेगमेंट्स है हमारे पास. सो जो Xenophanes की जो फिलोसफी है, इट हैज कम डाउन टू इस, लेकिन फ्रेगमेंट्स में, नॉट वेरी कंप्लीट कलेक्शन या एक प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिली है. सो Xenophanes इज द ओरिजिनेटर of the quarrel between philosophy and religion. Now this quarrel has been there, अभी तक चलती आ रही है कि how religion is separated from philosophy and कैसे religion is also philosophy के साथ मिला हुआ है. सो अब Xenophanes ने क्या किया, उस समय पर जो पॉपुलर ग्रीक नोशन था ऑफ गॉड एंड डीटी एंड द एब्सोल्यूट बीइंग, Xenophanes ने उसको चैलेंज किया था. ओके, लेट्स सी हाउ ही डिड दैट. सो पॉपुलर ग्रीक रिलीजन में क्या मतलब, जो ग्रीक रिलीजन उस समय का था, जो ट्रेंड था, वेल नॉट एग्जैक्टली ट्रेंड बट या जो उस समय का नोशन था ऑफ ग्रीक गॉड्स, देयर वर मेनी इन नंबर. बहुत सारे गॉड्स थे, वो ह्यूमन फॉर्म में था, थ्रू एंथ्रोपोमॉर्फिक तरीके से गॉड्स को दिखाया जाता था. एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब कि जो गॉड है उसको एक ह्यूमन फॉर्म में एक रीइंकार्नेशन की तरह उनको दिखाया जाता था. तो Xenophanes अटैक दिस पॉइंट एंड ही सेज कि हाउ कैन गॉड हैज ह्यूमन फॉर्म. तो देखिए वो क्या बोलते हैं कि ही सेज कि अच्छा, आप हम लोग बोल रहे हैं कि गॉड्स का कोई ह्यूमन फॉर्म है, तो मतलब क्या गॉड्स एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होते हैं? इट्स अब्सर्ड कि ह्यूमंस की तो बिगिनिंग होता है, एंड होता है, बट गॉड्स की कोई बिगिनिंग या एंड नहीं होता है. एंड ह्यूमंस के साथ तो हम हर तरीके की इमोशन, हर तरीके की स्टोरी, फ्रॉड, अडल्ट्री, थेफ्ट, डिसीट, ये सारे इमोशंस के साथ उनको जोड़ते हैं, बट गॉड्स आर सुपीरियर टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो जो ग्रीक कल्चर था, आप अगर कभी ग्रीक माइथोलॉजी को जाकर देखेंगे, सो ग्रीक माइथोलॉजी इज इटसेल्फ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें देर आर डिफरेंट गॉड्स, द सन गॉड, द रेन गॉड, द विंड गॉड. हर फिनोमेना को एक माइथोलॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन किया जाता था, एंड गॉड्स को ह्यूमन फॉर्म में प्रॉपर
proper 2 eyes and hands and legs and all of that stuff. तो Xenophanes was against this कि how आप कैसे God को human form में आप कैसे represent कर सकते हो, वो it is a disgrace to God. God is absolutely pure being and आप उसको ह्यूमन फॉर्म में डाल के यू आर डिस्ग्रेसिंग गॉड देयर. ठीक है, तो Xenophanes का जो ये कॉन्सेप्शन था अबाउट द गॉड, अबाउट द एब्सोल्यूट बीइंग, अबाउट द डीटी, बहुत ही चैलेंजिंग था उस समय के लिए. वो ये भी बोलता है कि ही ऑल्सो आर्ग्यूज द पॉलीथिक नोशन, प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स. देखिए ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारे गॉड्स है, बहुत सारे, द नंबर ऑफ गॉड्स आर मेनी. सन गॉड है, विंड गॉड है, रेन गॉड है, आई डोंट नो व्हाट एल्स, बट बहुत सारे भगवान हैं. सो ही ऑल्सो सीज कि हाउ कैन यू से कि वो एक ऐसी एब्सोल्यूट प्योर डिवाइन चीज़ है ना, आप बोल रहे हो कि बहुत सारे नंबर में, एंड दैट टू इन द ह्यूमन फॉर्म. सो विच इज डिवाइन कैन ओनली बी वन, and there can only be one best. Therefore God is to be conceived as one, and this God is comparable to mortals neither in bodily form nor understanding. So God को हम इस तरीके से नहीं कर सकते, मतलब mortals या humans के साथ उनको comparison God का नहीं किया जा सकता है. तो it is he who without trouble by his thought governs all things. But it would be a mistake to suppose Xenophanes. तो आप समझ सकते हैं कि Xenophanes के अकॉर्डिंग गॉड कौन थे, या गॉड का नोशन कैसा था, कि वो हर चीज को कंट्रोल करने वाले हैं, यू नो द सुपीरियर बीइंग. तो Xenophanes ने यही अटैक किया कि आप एक तो उसको ह्यूमन फॉर्म में गॉड को डाल रहे हो, एंड देन यू सेइंग दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट गॉड्स, वो भी ह्यूमन फॉर्म में. सो दिस इज नॉट, मतलब अकॉर्डिंग टू Xenophanes दिस इज ऑल रॉन्ग. लेकिन Xenophanes का जो ये कॉन्सेप्शन था अबाउट गॉड, ऐसा नहीं है कि वो गॉड को कोई बहुत एक्सटर्नल बीइंग मान रहे थे कि अच्छा कोई है, एक गॉड जैसा कोई है जो बाहर से पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, वर्ल्ड को गवर्न कर रहा है. नो, Xenophanes का मानना क्या था कि गॉड वॉज आइडेंटिफाइड विद द वर्ल्ड. Xenophanes आइडेंटिफाइड गॉड विद द वर्ल्ड, यानी कि जो पूरी दुनिया है वो ही गॉड है, एंड अ सेंटिएंट बीइंग दो विदाउट ऑर्गन्स ऑफ सेंस. सो उनका मानना था कि द वन इज गॉड, द वर्ल्ड इज गॉड, द गॉड इज वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि गॉड है एंड गॉड इज समबडी हु इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से सब कंट्रोल कर रहा है, एवरीथिंग, यूनिवर्स, डेस्टिनी. नो, जो पूरा वर्ल्ड है वो ही गॉड है, लेकिन गॉड के पास कोई सेंसेस नहीं है, कोई ऑर्गन्स नहीं है. सो Xenophanes का जो ये व्यू है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज पैंथीज्म देन एज मोनोथीज्म. पैंथीज्म का मतलब कि गॉड कैसे स्प्रेड इन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज गॉड, पूरा दुनिया. तो जैसे यू नो इट इज पैंथीस्टिक, इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस पूरी वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में. और मोनोथीस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं कि बस वो एक गॉड है जो हर चीज बाहर से कंट्रोल कर रहा है, यू नो सब सारी रेन्स एंड ऑल दैट कंट्रोल्स आर इन हिज हैंड. नो. So Xenophanes के according this God was pantheistic, and God is unchangeable, immutable, undivided, unmoved, passionless, undisturbed. तो ये जो philosophy हमें Xenophanes की देखने को मिलती है, this is more like एक religious reform than a philosophy. ठीक है, एक religious transformation Xenophanes जो है वो Greek religion में, Greek mythology में लेकर आए थे. So he was the first one to enunciate the proposition all is one. पूरे गॉड जो है वो एक ही, सब कुछ एक है, सब कुछ गॉड है. He takes his place in philosophy. जैसे ही वो बोलते हैं ना all is one, and he suddenly transforms from a religious reformation to a philosopher, religious reformer to a philosopher. तो ये all in one वाला proposition देके, all is one वाला proposition देके उन्होंने अपना step philosophy में रख लिया, and he immediately connected his thought with philosophy. तो इसी थॉट के ऊपर दिस ऑल इज वन वाला जो थॉट है ना, यही थॉट कैप्चर किया पार्मेनाइड्स ने, एंड देन ही एस्टैब्लिश्ड द इलियाटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी. और भी ओपिनियंस हैं Xenophanes के, जैसे कि उन्होंने फॉसिल्स को ऑब्जर्व किया, उनको सैंड, समुद्र के किनारे जो शेल्स होते हैं वो मिले, उन्होंने फिश फॉर्म्स, सीवीड एंड ऑल दैट, जो कि प्लांट्स वगैरह हमें समुद्र में, ओशन में देखने को मिलते हैं. एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दिस उन्होंने कंक्लूड किया कि जो पूरी अर्थ है ना वो ओशन से राइज होकर आई है, सी से निकल कर आई है, और जो ह्यूमन रेस है वो वापस से डिस्ट्रॉय होके सी में ही जाएगा, लेकिन फिर से
एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से ह्यूमन रेस सी में से निकल कर आएगी एंड फिर वापस से वो एक नया उसका रिन्यूएशन होगा एंड उसके बाद वापस से वो डिस्ट्रॉय के सी में जाएगी. सो ही बिलीव्ड कि जो सभी चीज़ें हैं वर्ल्ड की, जो ह्यूमंस हैं, ऑल ऑफ दैट केम आउट ऑफ द सी. नाउ ही बिलीव्ड दैट द सन एंड स्टार्स आर बर्निंग मासेस ऑफ वेपर. अच्छा, सन का जेनोफेन्स को लेकर बहुत ही अलग कंसेप्शन था. जेनोफेन्स का मानना था कि सन ऐसे गोल 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 घूमने नहीं घूमता है अर्थ के आसपास. अकॉर्डिंग टू जेनोफेन्स जो सन है वो एक सिंगल लाइन में मूव करता है एंड वो सिंगल लाइन में डेली मतलब एक नए सन का जन्म होता है. ओके, तो इट गोज ऑन इन अ स्ट्रेट लाइन और डिसअपियर हो जाता है, दूर सीधा 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 चलते जाता है और अगले मॉर्निंग इट इज नॉट द सेम सन, एक अलग सन आता है. एवरी डे अ न्यू सन इज फॉर्म्ड. तो सी के वेपर्स से निकल के, सी के जितना भी जो वेपर्स है जो इवेपोरेट हो रही है उससे निकल के एक नया मास ऑफ फायर निकल के आता है और एक नया सन का फॉर्मेशन होता है एवरी डे. So this idea is connected with his general attitude towards the popular religion. His motive was to show that the sun and stars are not divine beings. ये दिखाने का उनका मकसद क्या था कि जो सन है, जो स्टार्स है, कोई डिवाइन बीइंग्स है, कोई गॉड नहीं, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी इन ग्रीक रिलीजन के अकॉर्डिंग सन गॉड है, मून गॉड है, स्टार गॉड है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो जेनोफेन्स का ये कहने का मतलब ये था, मतलब what he wanted to establish through this was कि जो सन है, जो मून है, वो डिवाइन बीइंग्स नहीं है, नॉट समथिंग दैट गॉड, यू नो, कुछ गॉडली बॉडीज नहीं है, वो नॉर्मल वेपर्स है, आग के गोले हैं जो एवरीडे रिन्यू हो रहे हैं. तो जेनोफेन्स ने पाइथागोरन्स को स्पेशली काफ़ी रिडिक्यूल किया था, उनका मजाक उड़ाया था, क्रिटिसाइज किया था व्हेन पाइथागोरन्स टॉक्ड अबाउट रीइंकार्नेशन एंड स्टफ की ऐसा आपका पुनर्जन्म होता है एंड दिस एंड दैट. सो जेनोफेन्स वाज नॉट ऑफ दैट व्यू. तो हम कह सकते हैं कि ही वाज वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो इन हिज अप्रोच. पैंथीस्टिक थे कि पूरी दुनिया गॉड है, द गॉड इज वन, एवरीवेयर इट्स स्प्रेड. So Xenophanes was not the direct founder of the Eleatic school, लेकिन Xenophanes की thinking and thought ने Eleatic school को बहुत influence करा, स्पेशली पार्मेनाइड्स को, जो कि Eleatic school के फाउंडर थे. अब पार्मेनाइड्स जो है वो इलिया में ही बॉर्न हुए थे, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता है. शुरुआती दिनों में ही वैसे पाइथागोरियन, वो पाइथागोरियंस के साथ अग्री करते थे, लेकिन लेटर उन्होंने अपनी खुद की एक फिलोसफी डेवलप करनी शुरू कर दी एंड बहुत ज़्यादा अपनी इंटेलेक्ट, बहुत ज़्यादा अपनी यू नो इंटेलिजेंस एंड विजडम के लिए जो पार्मेनाइड्स हैं वो जाने जाते थे. एंड प्लेटो बहुत ज़्यादा पार्मेनाइड्स को रेफर करते हैं, पार्मेनाइड्स के वर्क को रेफर करते हैं. सो व्हाट पार्मेनाइड्स इज गिवन इज़ अ वेरी गुड पीस ऑफ वर्क. अच्छा, पार्मेनाइड्स की जो फिलोसफी हमें पता है बहुत ही अलग ढंग से लिखी हुई है. पार्मेनाइड्स ने अपनी पूरी फिलोसफी को एक पोएम के फॉर्म में लिखी है और उस पोएम को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. सो पोएम का जो पहला पार्ट है इट इज़ कॉल्ड द वे ऑफ ट्रूथ एंड जो दूसरा पार्ट है इट इज़ कॉल्ड द वे ऑफ ओपिनियन. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम विच इज़ कॉल्ड द वे ऑफ ट्रूथ. वे ऑफ ट्रूथ मतलब कि जो एक्चुअली में है, और वो इसमें बात करते हैं बीइंग एंड नॉट बीइंग की. सो वे ऑफ ट्रूथ का मतलब कि समथिंग जो एक्चुअली में है, एग्जिस्ट करिए, लेकिन हमारा वे ऑफ ओपिनियन क्या है, वो सारा जो कि हम सेंसेस के थ्रू फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारा वे ऑफ ओपिनियन, और वो सब फॉल्स है. वे ऑफ ट्रूथ हमारे इस वे ऑफ ओपिनियन से, जो कि सेंस इंस्पायर्ड है, उस वे ऑफ ओपिनियन से बिल्कुल अलग है. वे ऑफ ट्रूथ एक अलग ही बीइंग चीज़ है जो यू नो नॉन बिकमिंग है, जो अनडिवाइडेड है ना, ऑल दैट स्टफ जो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे. The reflection of Parmenides takes its rise from the observation of the transitoriness and changeableness of things. तो पार्मेनाइड्स किससे शुरू करते हैं कि हर चीज़ दुनिया में जो है वो चेंज कर रही है, वो अपना फॉर्म बदल रही है, एक मोमेंट दूसरे मोमेंट से बिल्कुल अलग है. हर चीज़ राइज हो रही है, डेवलप हो रही है और फिर पास अफे हो जाती है. कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ स्टैंड नहीं कर सकती है. तो इसी वजह से हम जो भी इस वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे जितने भी ओपिनियंस हैं, हमारी सेंसिबिलिटीज़ के थ्रू में जो कुछ भी पता चल रहा है, ऑल ऑफ दैट इज़ फॉल्स. क्योंकि हमें एक मोमेंट में कुछ पता है, दूसरे मोमेंट में उसमें एक चेंज आ गया, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ हो गई. तो ऐसी एक चीज़ जो कि एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में ही सेम नहीं है, जो कि परमानेंट नहीं है, जो कम्प्लीटली चेंज हो रही है, हम कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में नॉलेज कैसे पा सकते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेन नॉलेज ऑफ समथिंग जो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंज हुए जा रही है. सो द ट्रूथ ऑफ थिंग्स कैन नॉट लाई हियर, फॉर no knowledge of that which is constantly changing is possible. तो पार्मेनाइड्स का थॉट क्या था कि एक है इटर्नल,
एक है अनचेंजेबल, इम्यूटेबल, जो कि वैसा के वैसा ही है, एंड दैट इज द बीइंग। एंड एक है चेंजेबल, जो कि हर मोमेंट चेंज हो रहा है, उसमें ट्रांजिशंस आ रहे हैं, एंड दैट इज द नॉट बीइंग। तो the thought of Parmenides becomes the effort to find the eternal amid the shifting, the abiding and everlasting amid the change and mutation of things, and there rises in this way the antithesis between being and not being. तो being and not being के बीच का जो डिफरेंस है, जो antithesis है, वो इससे निकल के आता है कि हमें ऐसी चीज़ के बारे में सच जानना है which is ever eternal और which never changes, कभी उसमें चेंज नहीं आता है, हम उसी चीज़ के बारे में ट्रू नॉलेज हम पा सकते हैं। अब वो बीइंग को, जब वो बीइंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो बीइंग को पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव में एक्सप्लेन करें कि बीइंग क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं जो बीइंग नहीं है, वो उसके थ्रू बीइंग को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हम क्या है। द एब्सोल्युटली रियल इज बीइंग एंड नॉट बीइंग इज द अनरियल। नॉट बीइंग इज नॉट एट ऑल। दिस नॉट बीइंग हियर आइडेंटिफाइज विद बिकमिंग। बिकमिंग का मतलब एक ऐसी चीज़ जो चेंज हुए जा रही है, जो बनती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, पास अवे हो रही है, विच इज़ बिकमिंग एंड चेंजिंग एंड कम्प्लीटली एंड कॉन्स्टेंटली इन अ मोशन, वो है वो नॉट बीइंग चीज़। द वर्ल्ड विच इज़ नोन टू अस बाय द सेंसेस, जो जिस दुनिया को, ये एक्सटर्नल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसको हम सेंसेस के थ्रू, तो बेसिकली पार्मेनाइड्स क्या कर रहा है, एवरीथिंग जो हमारे सेंसेस के ऊपर बेस्ड है, जो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, उसको कम्प्लीटली वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं। Only the world of sense is unreal, illusory, a mere appearance. So this is very important, क्योंकि वो जब वे ऑफ ओपिनियन, जो उनका सेकंड पार्ट है पोएम का, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो उस पूरे में इन सेंसेस की बात ही कर रहे होते हैं कि ये सेंसेस के थ्रू हमें जो कुछ भी पता है, हम जो आंखों से देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, जो स्मेल कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो टच कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इल्यूजरी। सब कुछ सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है, इल्यूजन है, झूठ है, नथिंग इज ट्रू, सिर्फ बीइंग ट्रू है। अब जैसे कि थेलीज डेसिग्नेटेड वाटर एज द वन रियलिटी, पाइथागोरस सेम नंबर, तो पार्मेनाइड्स के लिए सोल रियलिटी क्या थी, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स क्या था, बीइंग। थेलीज के लिए पानी था, एनाक्सिमीन्स के लिए एयर था, पाइथागोरस के लिए नंबर था। तो वैसे ही पार्मेनाइड्स के लिए बीइंग वाज द रियलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स, द प्रिंसिपल, हर चीज़ जो है वो बीइंग से निकल कर आई है। लेकिन ये जो बीइंग है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीइंग को वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स में डिस्क्राइब करते हैं, मतलब बीइंग क्या नहीं है वो उससे ज़्यादा बीइंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ नो चेंज। हम अब देखिए, वो चेंज नहीं होगा, वो अनबिकमिंग है, वो इम्पेरिशेबल है, मतलब नॉट पेरिशेबल, नॉट बिकमिंग, नॉट चेंजिंग, उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई पासिंग अवे नहीं है, कोई फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, कुछ भी नहीं है। अगर बीइंग आया है तो वो एक बीइंग से ही निकल कर आया है और बीइंग नहीं जाएगा, तो बीइंग नॉट बीइंग से निकल कर नहीं आ सकता। नाउ दिस मे बी वेरी कंफ्यूजिंग, ये हो सकता है कुछ साउंड कंफ्यूजिंग करे, लेकिन ऐसा कंफ्यूजिंग ये बिल्कुल नहीं है। वे सिंपली टॉकिंग अबाउट बीइंग एंड नॉट बीइंग। और पार्मेनाइड्स के लिए बीइंग जो है, बीइंग इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स, द फर्स्ट द अल्टीमेट रूल, द अल्टीमेट लॉ ऑफ ऑल थिंग्स। एंड बीइंग का नॉट बीइंग से निकल के आना, बिकॉज बीइंग इज समथिंग एब्सोल्युटली रियल और नॉट बीइंग इज समथिंग एब्सोल्युटली फॉल्स, मतलब नॉट एब्सोल्युटली बट इट इज अनरियल। तो बीइंग जो है वो नॉट बीइंग या समथिंग या नथिंग से नहीं आ सकता, बीइंग सिर्फ बीइंग से ओरिजिनेट हो सकता है, बाहर निकल के आ सकता है। एक्स निहिलियो निहिल फी, दैट इज बीइंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग नॉर समथिंग आउट ऑफ नथिंग। तो पार्मेनाइड्स का यही फंडामेंटल थॉट है, दैट बीइंग इज समथिंग, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, नो चेंज, अनबिकमिंग, इम्पेरिशेबल, इम्यूटेबल, एटर्नल, indefinite, all that stuff, and this being is the first principle of all things. So we cannot say of what of being that it was, that it is, that it will be. There is for it no past, no present and no future. being क्या था, क्या है, क्या होने वाला है, हमें नहीं पता, उसका कोई past, present, future नहीं है, वो बस present है, timelessly, eternally present है। It is rather eternally and timelessly present, undivided and indivisible. For anything to be divided, it must be divided by something other than itself. वो undivided है। अनडिवाइडेड क्यों है? मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद उसका जो पोर्शन है वो अपने आप में एक अलग चीज़ बन जाता है। एक पूरा पिज्ज़ा है, इफ़ वी डिवाइडेड तो एक ट्राइंगल स्लाइस निकल के आता है। नाउ दैट ट्राइंगल स्लाइस इज अ पार्ट ऑफ दैट पिज्ज़ा, लेकिन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग नाउ। वो एक अलग अपने आप में एक स्लाइस, एक अलग चीज़ है, लेकिन बीइंग के जैसा कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो बीइंग डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीइंग को डिवाइड करके बीइंग ही निकलेगा, विच इज़ द सेम थिंग। तो बीइंग को डिवाइड नहीं किया सकता, हेंस इट इज़ इनडिविजिबल।
इट इज़ अनमूव्ड, इट इज़ अनडिस्टर्ब्ड, क्योंकि मोशन, डिस्टर्बेंस, सभी चीज़ें जो है ना वो चेंज के साथ, बिकमिंग के साथ एसोसिएट करते हैं, और बीइंग तो नॉट बिकमिंग है। इसलिए सभी चीज़ें, ऑल बिकमिंग, ऑल मोशन, ऑल चेंज, ऑल ट्रांजिशंस, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, चेंज होना, ग्रोथ होना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बीइंग। तो ये एब्सोल्युटली सेल्फ आइडेंटिकल है। वो किसी और चीज़ से नहीं, खुद से ही राइज होता है, खुद में ही डिस्ट्रॉय होगा। किसी और चीज़ में वो पास भी नहीं होगा, वो खुद के अंदर ही पास होगा। मतलब जब बीइंग डिस्ट्रॉय भी होगा ना, तो वो दूसरे बीइंग में ही जाकर डिस्ट्रॉय होगा, और इसी वजह से बीइंग वो मेंटेन रहेगा, तो वो एटर्नल है, वो टाइमलेस है। इट हैज़ इट्स होल बीइंग इन इटसेल्फ। It does not depend upon anything else for its being in reality. It does not pass over it to otherness. ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो किसी में पास नहीं होता, कुछ वो नहीं होता, वो बीइंग है, बस बीइंग ही है। उसका सिंपल कैरेक्टर क्या है कि बस इट इज़ द बीइंग। पॉजिटिव कैरेक्टर बीइंग का कुछ नहीं, वो अनडिवाइडेड, इम्पेरिशेबल, एवरीथिंग इन द नेगेटिव्स उसने एक्सप्लेन किया कि वो डिवाइड नहीं हो सकता, पेरिश नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दैट इन द नेगेटिव्स। तो इट कैन नॉट बी से दैट इट इज दिस और दैट, इट कैन नॉट बी से दैट इट हैज दिस और दैट क्वालिटी। हम बीइंग को नहीं कह सकते, पॉजिटिव कैरेक्टर में नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि अच्छा बीइंग तो ये है, बीइंग तो वो है, उसका कैरेक्टर है। नो, बीइंग क्या नहीं है वो उसने पूरा एक्सप्लेन किया। It simply is. Its only quality is, so to speak, isness. This is so simple to understand, yet sometimes so tricky. कि उसका सिंपल कैरेक्टर क्या, इजनेस, बस वो है, वो वैसा के वैसा है, उसका खुद का ही एसेंस उसके अंदर है। But in Parmenides there emerges for the first time a distinction of fundamental importance in philosophy, this distinction between sense and reason. तो ये जो नॉलेज है, ये जो सेंस और रीज़न के बीच का डिस्टिंक्शन है, बहुत ही वाइड पॉपुलर टॉपिक है फिलोसफी के अंदर। दैट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ आर नॉलेज, कि जो हमारे पास नॉलेज है, क्या हम एक्सपीरियंस से गेन कर रहे हैं, सेंसेस के थ्रू गेन कर रहे हैं, या हमारे इंट्यूशन है, हमारा रीज़न है, हमारा रैशनल है उसके पीछे। तो सबसे पहले ये डिबेट स्पार्क करने का क्रेडिट दिया जाता है पार्मेनाइड्स को, बिकॉज पार्मेनाइड्स वे ऑफ ट्रूथ मतलब रीज़न, वे ऑफ ओपिनियन मतलब कि सेंस विच इज़ फॉल्स। The world of falsity and appearance of becoming, of not being, this is, says Parmenides, the world which is presented to it by the senses. तो ऐसा वर्ल्ड जो चेंज हो रहा है, ये सारा जो हम सेंसेस के थ्रू देखते हैं, इट इज फॉल्स, एवरीथिंग। द सेंसेस देयरफॉर आर फॉर पार्मेनाइड्स द सोर्स ऑफ ऑल इल्यूजन एंड एरर। तो सेंसेस क्या है, सिर्फ हमारे लिए धोखा, एरर का एक जरिया। हम जब भी सेंसेस से कुछ भी देखते हैं, इट्स ऑल फॉल्स। Truth lies only in reason. This exceedingly important because that truth lies only in reason and not in the world of sense is the fundamental position of idealism. Idealism का मतलब क्या है कि जो reality है वो हमारे reason में लाई करती है, हमारे senses के through नहीं। हम experience के through कुछ भी सही चीज़ नहीं पता कर सकते। जो कुछ भी हम experience से पता कर रहे हैं, all of that is false opinion है। Doctrine of being just described occupies the first part of the poem of Parmenides. तो ये बीइंग के बारे में, वे ऑफ ट्रूथ के बारे में, ये पोएम का सबसे पहला भाग है जिसमें वो इसको पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ द फॉल्स ओपिनियन, तो यानी कि वे ऑफ द ऑर्गन्स, इसमें ऑर्गन्स वगैरह की हमसे जो इन्फॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ले रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज फॉल्स। बट वेदर पार्मेनाइड्स इज हियर सिंपली गिविंग एन अकाउंट ऑफ फॉल्स फिलोसफीज ऑफ हिज डे, or whether he was a total inconsistency attempting in a cosmological theory of his own to explain the origin of that world of appearance and illusion. So it is not very clear कि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो वे ऑफ ओपिनियन उनकी खुद की बात कर रहे हैं पूरी, all of that is not very clear right now. The theory here propounded at any rate is that the sense world is composed of two opposites, the hot and the cold, light and the darkness. तो अब पार्मेनाइड्स ने क्या बोला है कि जो हमारी सेंस का वर्ल्ड है, जो सेंसुअल, जिसको हम जो एक्सपीरियंस हमारे अंदर लेते हैं, ऑल ऑफ दैट थिंग, ये पूरा जो वे ऑफ ओपिनियन वाला वर्ल्ड है, द एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड जो है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ऑपोजिट्स, हॉट एंड कोल्ड, या फिर लाइट एंड डार्कनेस हम ले लो। जितना ज़्यादा हॉट होगा उतना ज़्यादा लाइफ होगी, उतनी ज़्यादा रियलिटी होगी, जितना कोल्ड होगा उतना ज़्यादा हम डेथ के करीब जाएंगे। सो जो काइंड ऑफ फायर की जितना ज़्यादा गर्म होगा हम उतने रियलिटी के करीब होंगे। What position now are we to assign to Parmenides in philosophy? How are we to characterize his system? Such writers as Hegel, Lehrman, and Schwegler have always interpreted his philosophy in an idealistic sense. Professor Burnett, however, takes the opposite view. To quote his words, Parmenides is not, as some have said, the father of idealism. On the contrary, all materialism depends upon his view. अब पार्मेनाइड्स जिस बीइंग और नॉट बीइंग की बात कर रहा है, तो जो बीइंग है उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक
जैसे अगर बाकी हीगल, एडमैन, श्वेगलर, इनके हिसाब से तो बीइंग के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉन मटीरियलिस्टिक, दे आर नॉन सेंशुअस, लेकिन प्रोफेसर के अकॉर्डिंग पार्मेनाइज इज ऑल्सो अ मटीरियलिस्ट एंड ही इज नॉट आइडियलिस्ट. सो now let's see ki if we cannot say whether Parmenides is a materialist or an idealist, we cannot be said, to understand much about his philosophy. The question is therefore of cardinal importance. Let us see in the first place upon what grounds the materialistic interpretation of Parmenides is based. So देखते हैं कि if the professor is calling saying that Parmenides is a materialist, so why is he saying that? That's also important. It is based upon a fact which I have so far not mentioned, leaving it for explanation at this moment. Parmenides said that being, which is for him the ultimate reality, occupies space, is finite, and is spherical or globe shaped. अब देखिए कि बात आ रही है कि अगेन हम लोग आज के समय में रहते हुए इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, व्हाट इज़ आइडियलिस्टिक, व्हाट इज़ मटीरियलिस्टिक, लेकिन हम लोग आज इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि पार्मेनाइड्स का व्यू वाज मटीरियलिस्ट और आइडियलिस्ट. दे डिडंट रियलाइज इट. जो फिलोसोफर्स की हम बात कर रहे हैं, दे आर नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि उनका ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स है, आज हम जब इन फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग एक बहुत कंसोलिडेटेड, एक बहुत डिफरेंट अप्रोच से, एक थर्ड पर्सन की अप्रोच से इनको पढ़ रहे हैं. नाउ व्हेन पार्मेनाइड्स इज टॉकिंग अबाउट दिस बीइंग, ही इज नॉट एक्चुअली थिंकिंग कि अच्छा मेरे बीइंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियलिस्टिक है एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मटीरियलिस्टिक है. अब जैसे कि बीइंग की बात करते, एक तो कि इट इज़ फाइनाइट, इट इज़ स्फेरिकल, इट इज़ ग्लोब शेप्ड, उसका एक शेप है, इट ऑक्यूपाइज स्पेस. तो दिस इज समथिंग जो मैटर की क्वालिटीज़ है. तो पार्मेनाइड्स ने भी जिस फर्स्ट प्रिंसिपल की बात की थी वो मटीरियलिस्टिक था. This interpretation of Parmenides is further emphasized in the disagreement between himself and Melissus as to whether the being is finite or infinite. Melissus was a younger adherent of the Eleatic school, and his philosophical position is the same as that of Parmenides, but on this point they differed. Parmenides asserted that being is globe-shaped and therefore finite. Now, it was an essential part of the doctrine of Parmenides that empty space is non-existent. क्योंकि क्यों पार्मेनाइड्स ने बोला कि वो ग्लोब शेप्ड है, वो स्फेरिकल है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका रीजन क्या था कि पार्मेनाइड्स के लिए एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. देयर वाज नथिंग लाइक एम्प्टी स्पेस. तो इसलिए पार्मेनाइड्स ने बोला कि जो अल्टीमेट रियलिटी या जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स की वो बात कर रहा है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि पार्मेनाइड्स के लिए नॉन स्पेस जैसी कोई चीज ही नहीं थी. अब दिस इज सॉल्व कॉन्ट्रोडिक्टरी एंड फॉर पार्मेनाइड्स देयरफॉर एम्प्टी स्पेस इज सिंपली नॉट बीइंग. तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? पार्मेनाइड्स बोल रहा है कि बीइंग एक ऐसी चीज है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और नॉट बीइंग बीइंग का ऑपोजिट है. नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट, लेकिन बीइंग से कॉन्ट्ररी है नॉट बीइंग. तो अब अगर पार्मेनाइड्स बोल रहा है कि बीइंग जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स है वो एक ऐसी चीज है जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जो ग्लोब शेप्ड है, इसका मतलब कि नॉट बीइंग जो पार्मेनाइड्स के लिए फॉल्स है, जो हम सेंसेस के थ्रू देखते हैं, जो हमारा वे ऑफ ओपिनियन है, इसका मतलब वो एक ऐसी चीज है, नॉट बीइंग ऐसी चीज है जो एम्प्टी स्पेस में है, जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है. सो बीइंग इज द फुल, दैट इज फुल स्पेस विथ नो मिक्सचर ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट. नाउ Melissus agreed with Parmenides that there is no such thing as empty space, as he pointed out that if being is globe shaped, it must be bounded on the outside by the empty space. तो मेलिसस पार्मेनाइड्स क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा बीइंग है, जो कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स है, ये एक फाइनाइट चीज है, लेकिन ये फुल ऑफ इट है, ये फुल ऑफ स्पेस, ये फुल्ली स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. इसके आसपास जो है वो एम्प्टी स्पेस है. And as this is impossible, it cannot be true that being is globe-shaped or finite, but must on the contrary extend illimitably through space. This makes it quite clear that Parmenides, Melissus and the Eleatic generally did regard being as in some sense materialistic. तो यही बात आ जाती है कि जब जैसे उन्होंने being को ये characteristics दे दी, इसका मतलब being को वो बोल रहे हैं कि it is something which is materialistic.
Now, however, let us turn to the other side of the picture. What ground is there for regarding Parmenides as an idealist? तो अब देखिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं. We as third persons are trying to break Parmenides down. We're trying to analyze कि Parmenides एक idealist था, एक materialist था. हम बात करें कि Parmenides ने जिस first principle की बात की थी कि you know the first matter of things, first principle of things, first उसकी बात की थी. थेलीज, आयोनिक फिलोसोफर्स, ये सब लोग तो बहुत ही कंप्लीटली मटीरियलिस्ट थे. लेकिन अब पार्मेनाइड्स जिसकी बात कर रहा है वो क्या है? वो मटीरियलिस्ट है, मतलब वो सेंशुअस है, नॉन सेंशुअस है, या वो एक सेमी सेंशुअस है? तो हम यहाँ पर एक प्रोग्रेशन देख रहे हैं कि बाकी फिलोसोफर्स, प्रेडेसेसर्स के कंपैरिजन में अब पार्मेनाइड्स ने कैसे जब फर्स्ट प्रिंसिपल की बात की है, how is it different, how is it progressing from the predecessors, कि predecessors से वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है पार्मेनाइड्स का ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स. तो इन द फर्स्ट प्लेस हम बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट अल्टीमेट प्रिंसिपल बीइंग इज इन फैक्ट नॉट मटीरियल but is essentially an abstract thought, a concept. Being is not here, it is not there, it is not in any place or time, not to be found by the senses, not, it is only to be found in reason. तो हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि हमारा मेन तो देखना ये है ना, अब मान लीजिए अगर पार्मेनाइड्स भी एक ऐसे बीइंग की बात कर रहा है जो मटीरियलिस्टिक है, तो इसका मतलब उसने प्रोग्रेस कुछ नहीं किया. उसने बाकियों की तरह एक फिलोसफी दे दी जो कि अलग है, उसने अपने टर्म्स के ऊपर एक फिलोसफी दे दी, लेकिन फिलोसफिकली उसका प्रोग्रेशन हमें नहीं दिखा. तो हम वही डिस्कस करने की बात कर रहे हैं कि हाउ इज पार्मेनाइड्स प्रोग्रेसिंग फ्रॉम इट्स हिज प्रेडेसेसर्स. अब जो आइडिया ऑफ बीइंग है हमें कैसे मिलता है? एब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस से. ठीक है, जैसे कि हाउ इज इट एक्सप्लेन, हम एक डेस्क को देख रहे हैं, हमारी डेस्क के बारे में जितनी भी नॉलेज है, हाउ डू वी नो अबाउट दैट डेस्क? इट इज ओनली थ्रू द क्वालिटीज ऑफ दैट डेस्क. अच्छा, ये डेस्क ब्राउन कलर का है, इट इज मेड ऑफ वुड, हम इसको बेंड नहीं कर सकते हैं, उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाएगा, इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, वट एवर जितनी भी क्वालिटीज मतलब हम बात करें, स्क्वायर है, शेप ऐसा है, कलर ऐसा है, ओडोर ऐसा है, ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो अब मान लीजिए कि हम इसकी धीरे धीरे करके सारी क्वालिटीज डेस्क की हटाते जाए, उसका कलर हटा दे, उसकी हार्डनेस हटा दे, उसका शेप हटा दे, उसका साइज हटा दे, तो हमारे पास उसकी वो डेस्क नहीं बचेगा. हमारे पास बस एक बीइंग बचेगा जिसके पास कोई क्वालिटीज नहीं है, कुछ वो नहीं है, बट देयर इज जस्ट समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, बट उसकी कोई क्वालिटीज नहीं है. सो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो अब हार्ड है, इस शेप का है, इस कलर का है, ऑल ऑफ दैट सर. हम बोल सकते कि बस वो है, ओनली दैट समथिंग इज एग्जिस्टिंग एट दैट प्लेस, हमें उसकी कोई भी क्वालिटी नहीं पता है. तो पार्मेनाइड्स ने भी यही करा है. जब वो बीइंग को एक्सप्लेन कर रहा है, हमने बात की कि वो बीइंग में सभी नेगेटिव्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर रहा है. सो व्हाट पार्मेनाइड्स इज डूइंग, नेगेटिव्स की हेल्प से उसने सारी चीजों को स्ट्रिप करते गया, वो सारी क्वालिटीज जो नॉट बीइंग में प्रेजेंट है पार्मेनाइड्स ने बीइंग से एक्सट्रैक्ट कर ली. तो अब उसकी इजनेस बचती है. बस इजनेस का मतलब कि इट इज देयर, द बीइंग इज एग्जिस्टिंग, इट इज देयर. तो हमने उसकी क्वालिटीज हटा दी, उसका शेप भी नहीं है, उसका कलर भी नहीं है, वो डिविजिबल भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है, वो वैसा भी नहीं है, वो बस है. सो दिस इज द इलियाटिक नोशन ऑफ बीइंग एंड इट इज अ प्योर कॉन्सेप्ट. इसलिए दिस इज, ये कॉन्सेप्ट मटीरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि क्वालिटीज किसकी होती है? मैटर की. तो हम बीइंग को जब सभी क्वालिटीज से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो बस उसका एक कॉन्सेप्ट बचेगा, उसका एक आइडिया बचेगा दैट ओके समथिंग इज प्रेजेंट देयर. जैसे कि वाइटनेस, हम वाइटनेस को देख नहीं सकते, हम वाइटनेस की क्वालिटीज देखते हैं कि ओके समथिंग इज वाइट. वाइट एक क्वालिटी है, लेकिन वाइटनेस एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है. सो हम लव है, लव एक कॉन्सेप्ट है, लव एक आइडिया है. हम लव को नहीं देख सकते, हम लव के फॉर्म्स को देखते हैं कि मान लीजिए हमारी मदर ने हमें कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाया, हमारे पेरेंट्स ने हमें हग किया, ये सारे फॉर्म्स ऑफ लव है जिनको हम देख सकते हैं. ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, ये एक्शंस है, लेकिन लव इटसेल्फ एक कॉन्सेप्ट है. तो वाइटनेस इज अ कॉन्सेप्ट. हम वाइटनेस को जब पुट ऑन करते हैं चीजों पे तो देन वी सी देम एज मटीरियल थिंग्स. So it is a concept, that is to say, not a particular thing but a general idea which we form by abstraction, by considering the quality which all white things have in common and neglecting the qualities in which they differ.
तो हमने क्या करा, जब पार्मेनाइड्स ने बीइंग से सारी क्वालिटीज को हटा दिया तो उसको बिल्कुल एक अलग ही आइडिया कॉन्सेप्ट फॉर्म कर दिया, जिससे वो एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन मटीरियलिस्टिक चीज बन गई. Just so, if we consider the common character of all objects in the universe and neglect their differences, we shall find what they all have in common, simply being. अगर हम उनके सारे differences को हटा दें, जितनी भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, सबके अगर हम डिफरेंसेस हटा दें, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, तो बस हमारे पास उसकी प्रेजेंस बचती है, वो उसका आइडिया बचता है कि ओके दैट समथिंग इज एग्जिस्टिंग. एक चेयर है, एक टेबल है, एक बेड है, तीनों से मान लीजिए हम उसकी क्वालिटीज हटा दें कि चेयर की क्वालिटी हटा दी, बेड की क्वालिटी हटा दी, डेस्क की क्वालिटीज हटा दी, तो बस हमारे पास वो चेयर टेबल बेड के फॉर्म में कुछ प्रेजेंस है, कुछ थिंग वहां पे प्रेजेंट है, उनके बीच का डिफरेंस हट जाएगा. तो हम उसी बीइंग की पार्मेनाइड्स यहाँ पे बात कर रहे हैं. Now the cardinal thesis of idealism is precisely this, that the absolute reality of which the world is a manifestation, कि जो absolute reality ना वर्ड उसका manifestation है. जैसे लव है, एक कॉन्सेप्ट है, और जब हम चीजें करते हैं तो वो लव का मैनिफेस्टेशन करते हैं हम इनटू एक्शंस, इनटू थिंग्स. तो बीइंग जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी है, और उसका सिर्फ मैनिफेस्टेशन हो रहा है चीजों में. Consistent thought in concepts. Parmenides on this view was an idealist. Moreover, Parmenides has clearly made the distinction between sense and reason. True being is not known to be the senses but only to reason, and this distinction is an essential feature of all idealism. तो यहाँ पे Parmenides ने एक important distinction तो कर ही लिया है कि sense और reason है, कि Parmenides ने बोल दिया कि being को हम senses के थ्रू तो नहीं पता लगा सकते. But materialism is the view that reality is to be found in the world of sense. तो materialism सिर्फ हमें world of sense में मिलेगा, और अगर Parmenides ने बोला है कि world of sense में being का कोई काम नहीं है, सो पार्मेनाइड्स सो मटीरियलिज्म से वर्ल्ड ऑफ सेंस में मिलता है, जहाँ पे सेंसेस है वहीं पर मटीरियलिज्म है. अब अगर पार्मेनाइड्स ने बोला कि बीइंग इज समथिंग जहाँ पे सेंसेस का कोई लेना देना नहीं है, तो इट इज नॉट मटीरियलिस्टिक एनी मोर. बट द प्रोपोजिशन ऑफ पार्मेनाइड्स इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ दिस, नेमली दैट रियलिटी इज टू बी फाउंड ओनली इन रीजन. Again, there becomes to appear for the first time in Parmenides a distinction between reality and appearance. Parmenides, of course, would not have used these terms which have been adopted in modern times. हम यही बात कर रहे हैं, अभी हमने यही डिस्कस किया कि आज जब हम पार्मेनाइड्स को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम मान लीजिए जेनोफेन्स को डिस्कस कर रहे हैं, थेलीस को डिस्कस कर रहे हैं, हम इनको बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं. इनका रियल मीनिंग इससे बहुत अलग हो सकता है. मतलब ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग टू, जितना क्लोज हम हो सकते हैं इन फिलोसोफर्स के उतना हम कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जब पार्मेनाइड्स इन चीज़ों की बात करें तो एक मेयर ट्रांसलेशन से जब मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, तो हम कितनी कोशिश करें उसको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने का, बट स्टिल अ चेंज इज अ चेंज. सो बट द थॉट विच दे एक्सप्रेस इज अनमिस्टेकेबली देयर, कि वो ये इस टाइप का वो थॉट एक्सप्रेस करने की, बोलने का तरीका बहुत अलग होगा, टर्म्स बहुत अलग होंगे, वर्ड्स बहुत अलग होंगे. This outward world, the world of sense, he proclaims to be illusion and appearance. Reality is something which lies behind and is invisible to the senses. तो पार्मेनाइड्स ने क्या बोला कि रियलिटी जो है वो अपीयरेंस से अलग है. अपीयरेंस हमें सेंसेस के थ्रू देखने को मिलती है, और रियलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि ये सेंसेस से बहुत अलग है, एंड सेंसेस के थ्रू हमें रियलिटी को नहीं पता चल सकती है. नाउ द वेरी एसेंस ऑफ मटीरियलिज्म इज दैट दिस मटीरियल वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस, इज द रियल वर्ल्ड. आइडियलिज्म इज अ डॉक्ट्रीन दैट द सेंस वर्ल्ड इज एन अपीयरेंस. हाउ देन कैन पार्मेनाइड्स बी कॉल्ड अ मटीरियलिस्टिक. तो हमने देख लिया कि हाउ एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से पार्मेनाइड्स इज अ मटीरियलिस्ट, दूसरी तरफ से ही इज एन आइडियलिस्ट. अब यहाँ पे बात आती है कि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज हैं. अब हम कैसे स्टैंड, और हमने दोनों को प्रूफ किया है. व्हाट स्टेस हैज डन इज ही हैज प्रूवन बोथ ऑफ द व्यू पॉइंट्स. पार्मेनाइड्स एक मटीरियलिस्ट है, वो भी उसने प्रूफ किया है, पार्मेनाइड्स एक आइडियलिस्ट है, वो भी प्रूफ किया है, एंड ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं. नाउ व्हाट स्टेस सेज इज दैट आई थिंक द ट्रूथ इज दैट दीज टू कॉन्ट्रडिक्टरीज लाई साइड बाय साइड, unreconciled and still mutually contradicting to each other,
पार्मेनाइड्स ने खुद ने ये कॉन्ट्रडिक्शन को नहीं देखा, जैसे कि अभी हमने ये बात की कि हम आज पार्मेनाइड्स की इस बात को मटीरियलिस्ट, आइडियलिस्ट, सेंसुअस, नॉन सेंसुअस के टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं। जब वो अपनी फिलोसफी के लिख रहा था या सोच रहा था, बना रहा था, तो ही डिड नॉट थिंक ऑफ दीज मच कि अच्छा एक वर्ल्ड ऑफ सेंस है, ये है मटीरियलिस्टिक है, मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल मटीरियलिस्टिक है, थेलीस का फर्स्ट प्रिंसिपल। हम आज इसको एक आउटर व्यू से एक कंसोलिडेटेड व्यू में देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सो ही डिडंट रियलाइज द डिस्टिंक्शन कि यार वो दो ऐसी चीजें बोल रहा है जो बहुत ही, हमने एक टॉपिक लिया है मटीरियलिज्म के बेसिस पर जहां पे हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन अपीयर हो रहा है। If we emphasize the other, then he is to be interpreted as idealist. In point of fact, in the history of Greek philosophy, both these sides of Parmenides were successively emphasized. तो हुआ क्या है पता है कि पार्मेनाइड्स की दोनों साइड्स को सक्सेशन मिली है। कुछ फिलोसोफर्स ने उसके आइडियलिस्ट व्यू को अडॉप्ट किया है, कुछ फिलोसोफर्स ने उसके मटीरियलिस्टिक व्यू को अडॉप्ट किया है। तो वो दोनों का फादर बन गया। पार्मेनाइड्स वाज द फादर ऑफ मटीरियलिज्म एज वेल एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। उनके जो एम्पिडोकल्स एंड डेमोक्राइटस जो थे, उन्होंने उसके मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट को कैप्चर किया है, जिसमें and developed it. The essential thought of Parmenides was that being cannot arise from not being, and that being neither arises nor passes away. So all of these things, matter has no beginning, no end. He called the doctrine of indestructibility of matter. The apparent arising and passing away of things is simply aggregation and suppression of particles वगैरह, all of these things. तो Democritus का क्या था, वो कैसे बीइंग को वो कर रहे हैं कि कोई भी चीज राइज एंड सेपरेट कैसे हो रही है कि पार्टिकल्स साथ में आ रहे हैं, कोई चीज फॉर्म कर रहे हैं एंड पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। दिस इज व्हाट द सेपरेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ मैटर इज, एंड हिज डॉक्ट्राइन देयरफॉर इज मटीरियलिस्टिक। तो पार्मेनाइड्स की ये बीइंग नॉट बीइंग वाले उसने मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट को डेमोक्रेटिस एंड एम्पिडोकल्स ने फॉरवर्ड किया। It was not till the time of Plato that the idealistic aspect was developed. तो प्लेटो के टाइम से उसका आइडियलिस्टिक एस्पेक्ट को अप्रोच किया गया एंड डेवलप किया गया। प्लेटो ने पार्मेनाइड्स के आइडियलिज्म के ऊपर फोकस किया। Plato was deeply influenced by Parmenides. His main doctrine was that the reality of the world is to be found in thought, in concepts, in the idea. तो प्लेटो का idealism में we all know that how Plato has really worked towards idealism. तो इसीलिए द आइडिया, ही आइडेंटिफाइड द आइडिया विद द बीइंग ऑफ पार्मेनाइड्स। तो पार्मेनाइड्स ने जैसे बीइंग की बात की थी, वैसे ही प्लेटो ने आइडिया की बात की थी कि जो आइडिया है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अपीयरेंस, फ्रॉम द रियलिटी जो है, एंड वो एक आइडियल वर्ल्ड अलग ही है जो हम सेंसेस के थ्रू, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ प्लेटो हैज टॉक्ड अबाउट, जो कि होपफुली विल बी टॉकिंग लेटर at a later stage in the book. But still it may be asked which is the true view of Parmenides, which is the historical Parmenides. तो यही बात है कि Parmenides क्या था, वो materialistic था, वो idealistic था. So are not we, if we interpret him as an idealist, reading him into later ideas? In one sense, this is perfectly true. It is clear from what Parmenides himself said that he regarded the ultimate reality of things as material. It would be a complete mistake to attribute him a fully developed and consistent system of idealism. तो हम पार्मेनाइड्स को किसी एक स्कूल को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो कम्प्लीटली मटीरियलिस्टिक नहीं था, वो कम्प्लीटली आइडियलिस्टिक नहीं था। इफ यू हैड टोल्ड पार्मेनाइड्स दैट ही वाज एन आइडियलिस्ट, ही वुड नॉट हैव अंडरस्टूड यू। तो वही बात हो रही है ना कि अब हम अगर मान लीजिए पार्मेनाइड से हम बात करते हैं सब कि जो तुम मटीरियलिस्टिक हो, तुम आइडियलिस्ट हो, उनको नहीं पता था कि ये क्या मटीरियलिज्म क्या आइडियलिज्म। आज के समय में हमने इसको ब्रेक डाउन करा है, हम उसको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि हमने सभी फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा है। पूरी एक जनरेशन, पूरी हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी पढ़ने के बाद वी हैव कम टू द व्यू पॉइंट कि अच्छा कुछ फिलोसोफर्स के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल वाज मटीरियलिस्टिक, कुछ के लिए वाज आइडियलिस्टिक। दे तो themselves didn't know what they're talking about, या उन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्ड किया। द डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडियलिज्म एंड मटीरियलिज्म तो उस समय पर डेवलप ही नहीं हुआ था जो हमने लेटेस्ट स्टेजेस में डेवलप किया है। तो अगर हम बोलेंगे कि बीइंग एज अ कॉन्सेप्ट, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये आइडियलिज्म एंड मटीरियलिज्म का डिस्टिंक्शन जो है वो प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल के टाइम से डेवलप होना शुरू हुआ है। Now it is the function of historical criticism to insist upon this, to see that later thought is not attributed to Parmenides. But if this is the function of historical scholarship, it is equally the function of philosophic insight to seize upon the germs of a higher thought and amid the confused thinking of Parmenides, to see what he was groping for, to see clearly what he saw only vaguely and dimly, to make explicit what in him was merely implicit, to exhibit the true inwardness of his teaching, to separate what is valuable, essential, what is worthless, accidental. तो ये सब चीज़ें हमने later stages पर जाकर बनाई कि what things are important, what things are not important. And I say that in this sense the true and essential meaning of Parmenides is idealism. तो स्टेज किसके साथ agree करता है? वॉल्टर के लिए Parmenides का idealism was the more important part to his philosophy. तो
उन्होंने पहले चैप्टर में बोला कि फिलोसफी जो है वो सेंशुअस से नॉन सेंशुअस थॉट की तरफ एक मूवमेंट है। तो इसीलिए वॉल्टर ने पार्मेनाइड्स का आइडियलिज्म वाले स्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज हाउ थेलीज, एनाक्सिमेंड, आयोनिक फिलोसफर्स वगैरह मटीरियलिस्टिक व्यू है। अब हमें पार्मेनाइड्स में थोड़ा सा एक सेमी सेंशुअस थॉट देखने को मिलता है कि उसका जो बीइंग है वो आइडियलिस्टिक भी है, मटीरियलिस्टिक भी है। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि इस नॉन सेंशुअस थॉट तक पहुंचने के लिए बड़े से बड़े फिलोसोफर्स भी फेल हो गए हैं। तो पार्मेनाइड सबसे पहला एग्जाम्पल है, उसने कोशिश की है, एक अप्रोच है टूवर्ड्स नॉन सेंशुअलिज्म, लेकिन वो फेल जरूर हुआ है, लेकिन एक अप्रोच हमें देखने को मिलती है। तो वो बीइंग के थ्रू एक कॉन्सेप्ट, आइडिया, नॉन सेंशुअस आइडियलिस्टिक व्यू की तरफ अप्रोच जरूर किया है। तो पॉइंटर रहे हैं पार्मेनाइड्स उस डायरेक्शन की तरफ। तो ही ट्रॉड अपॉन अनब्रोकन ग्राउंड। इसके पहले किसी ने इस आइडियलिस्टिक व्यू को टैप नहीं किया था जो कि पार्मेनाइड्स ने किया है। तो ही ऑफ कोर्स एक ऐसे ग्राउंड की तरफ रहे हैं विच नोबडी हैव वॉक्ड बिफोर। ही हैड नॉट बिहाइंड हिम एज वी हैव लॉन्ग लाइन ऑफ आइडियलिस्टिक थिंकर्स, ही वाज द फर्स्ट वन इन दैट। इसके पहले पार्मेनाइड्स के लिए कोई नहीं, पार्मेनाइड्स के पास कोई नहीं था आइडियलिज्म के लिए, के से इन्फ्लुएंस होने के लिए। He could not resist a temptation to frame for himself a mental image or picture of being. Now all mental images and pictures are framed out of materials supplied to us by the senses. Hence it becomes about the Parmenides' pictures, a pictured being as a globe-shaped something occupying space. But this is not the truth of Parmenides. This is simply his failure to realize and understand his own principle and to think his own thought. It is true that his immediate successors Empedocles and Democritus seized upon this and built their philosophies upon it, but in doing so they were building upon the darkness of Parmenides. So Empedocles और Democritus ने जो materialistic view को टैप किया है Parmenides से, उससे उन्होंने उसके एक फ्लॉ को ज़्यादा डेवलप करा है, बट ऑफ कोर्स देन अगेन दे वर नॉट अवेयर कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो प्लेटो जो था उसने एक्चुअली पार्मेनाइड्स को करेक्ट लाइट में देखा है अकॉर्डिंग टू W.T. स्टेस। अब हम बात करते हैं जेनो की। जेनो वाज अनदर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ एलियाटिक स्कूल। तो पार्मेनाइड्स के बाद जेनो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो फिर जेनो एंड पार्मेनाइड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। So he composed a prose treatise in which he developed his philosophy. Zeno's contribution to Eleaticism is in a sense entirely negative. उन्होंने कोई भी पॉजिटिव ऐड नहीं किया पार्मेनाइड्स की टीचिंग को, वो बीइंग को सपोर्ट करते थे जो पार्मेनाइड्स ने बोला है। इट इज़ रादर द रीजंस विच ही गेव फॉर देम। उन्होंने क्या रीजंस दिए इसके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किन कंक्लूजन पे पहुंचे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इन अटेम्प्टिंग टू सपोर्ट द पार्मेनिडियन डॉक्ट्राइन फ्रॉम अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू ही डेवलप सर्टेन आइडियाज अबाउट द अल्टीमेट कैरेक्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो जेनो ने क्या करा कि पार्मेनाइड्स की टीचिंग में कुछ नया ऐड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक अलग रीजंस प्रोवाइड किए, उसके एक अलग व्यू पॉइंट, एक अलग लाइट में हमें शेयर किया है हमसे। Parmenides had taught that the world of sense is illusory and false. The essentials of that world are two: multiplicity and change. जो वर्ल्ड ऑफ सेंस की बात करते हैं पार्मेनाइड्स की, जो वर्ल्ड ऑफ सेंस है ये फॉल्स है, झूठा है, हमें गलत चीज़ें देता है, फॉल्स अपीयरेंसेस देता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है मल्टीप्लिसिटी एंड एक है चेंज, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो हमारे पास उसकी ट्रू नॉलेज नहीं हो सकती, एक मोमेंट दूसरे मोमेंट से बिल्कुल अलग है। ट्रू बीइंग और फिर मल्टीपल है, बहुत सारी सेंसेस में तो बहुत सारी अलग अलग रियलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ट्रू बीइंग तो वन ही है और वो चेंज भी नहीं होती है, वो प्लूरल भी नहीं है, इट्स सिंपली वन। There is in it no motion. Multiplicity and motion are the two characteristics of the false world of sense. तो मल्टीसिप्लिटी एंड मोशन की एक तो प्लूरलिटी होती है सेंस के वर्ल्ड में, और एक होता है मोशन की कांस्टेंट। वो मोशन के उसमें होता है कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, वन थिंग टू अनदर। राइज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, फॉल हो रहा है। अगेंस्ट मल्टीसिप्लिटी एंड मोशन therefore Zeno directed his arguments and attempted indirectly to support the conclusions of Parmenides by showing that multiplicity and motion are impossible. अब जेनो क्या बोलता है देखिए, Therefore, Zeno directed his arguments and attempted indirectly to support the conclusions of Parmenides. तो वो अब पार्मेनाइड्स को कैसे सपोर्ट कर रहा है ये दिखाकर कि मल्टीसिप्लिटी और मोशन जो है वो हो ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? He attempted to force multiplicity and motion to refute themselves by showing that if we assume them as real, contradictory propositions follow from that assumption. तो जेनो क्या बता रहा है कि ये जो वर्ल्ड ऑफ सेंस, पार्मेनाइड्स क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड ऑफ सेंस में क्योंकि एवरीथिंग इज क्योंकि मल्टीसिप्लिटी होती है, चेंज होता है, मोशन होता है, तो वर्ल्ड ऑफ सेंस झूठा है। तो जेनो क्या कर रहा है, वो मल्टीसिप्लिटी और मोशन को ही झूठा साबित कर रहा है कि ये दोनों ही झूठ है। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी वो सभी फॉल्स होगी। तो वो कहते हैं कि मल्टीसिप्लिटी एंड मोशन कैन नॉट बी रियल थिंग्स। अब वो मल्टीसिप्लिटी के लिए क्या कहते हैं, पहला,
If the many is, it must be both infinitely small and infinitely large. अब वो कहते हैं मल्टीप्लिसिटी को लेकर कि अगर बहुत सारा है, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो वो फिर इनफाइनाइटली लार्ज भी होनी चाहिए, इनफाइनाइटली स्मॉल भी होनी चाहिए. अगर वो, क्योंकि वो इट इज़ कम्पोज ऑफ यूनिट्स, इट शुड बी स्मॉल. सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय सेइंग दैट इट इज़ मैनी. वो अगर बहुत सारी है, अगर उसमें मल्टीप्लिसिटी है, तो मतलब बहुत सारे यूनिट से बनी होनी चाहिए, उसके बहुत सारे पार्ट्स होने चाहिए, यूनिट्स होने चाहिए. यूनिट्स जो है वो इंडिविजिबल होने चाहिए, यानी एक पॉइंट पर आकर तो हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर पहुंचना चाहिए जो कि इंडिविजिबल है, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. और अगर हम उनको आगे डिवाइड कर सकते हैं तो मतलब अभी तक हम उस सबसे छोटे यूनिट पर पहुंचे नहीं है. और क्योंकि वो इंडिविजिबल है, अब हम ऐसे यूनिट पर अगर पहुंच जाए जो कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब उनका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है. और क्योंकि जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होता है फिर उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. अब because they have no magnitudes, therefore is composed of units which have no magnitude. But if none of the parts of the many have magnitude, the many as a whole has none. Therefore the many is infinitely small. कि जो many है वो infinitely small है. Infinitely small का मतलब क्या है कि वो सबसे छोटे यूनिट पे पहुंच गया. वो infinite है, वो small है, उसको further हम डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन many जो है वो infinitely large भी है, क्योंकि मैनी के पास मैग्नीट्यूड भी है, उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं. जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना वो डिवाइड होते रहेगा, होते रहेगा, होते ही रहेगा. तो मैनी इज डिविजिबल एड इन्फिनिटम. अब हम बात करें कि देयरफॉर मस्ट बी कंपोज ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स ईच हैविंग मैग्नीट्यूड. लेकिन अभी इनफाइनाइट स्मॉल है, जिसके कोई पार्ट्स नहीं है, यूनिट्स नहीं है, वो इनडिविजिबल है. तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हम बात कर रहे हैं. सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट वो देते हैं, द मैनी मस्ट बी नंबर बोथ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड. जो मैनी है क्योंकि वो मल्टीपल है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो ज़्यादा लिमिटेड भी होने चाहिए, अनलिमिटेड भी होने चाहिए. इट मस्ट बी लिमिटेड बिकॉज इट इज़ जस्ट एज मेनी एज इट इज़, नो मोर और नो लेस. डेफिनेट नंबर है, जितने हैं उतने ही है, इसलिए वो लिमिटेड होने चाहिए. लेकिन अनलिमिटेड भी होने चाहिए क्योंकि वो इनफाइनाइटली डिविजिबल है, उसको जितना चाहे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. उनका इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइटली वो लार्ज है. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये दो प्रोपोजिशंस की बात करें और दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ मल्टीपल क्यों नहीं हो सकती, मल्टीसिप्लिटी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्मॉल और लार्ज दोनों एक समय पर नहीं हो सकती है. वो एक ही समय पर लिमिटेड अनलिमिटेड दोनों नहीं हो सकते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने ज़ीनो ने प्रूव कर दिया है दैट मल्टीसिप्लिटी डज नॉट एग्जिस्ट, वो रियल चीज़ है ही नहीं. अब ज़ेनो मोशन के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो मोशन को कैसे डिफाई करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं कि मोशन इज समथिंग दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट. In order to travel a distance, a body must first travel half the distance. जेनो क्या बोलते हैं कि एक डिस्टेंस, मान लीजिए अगर आपको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, उसके लिए आपको पहले 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि बचा हुआ 50 किलोमीटर आप फिर ट्रैवल कर सकें. अगर मान लीजिए हम हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर देते हैं, तो मतलब अगर मान लीजिए हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया फिर भी हमारे पास आधा 50 किलोमीटर बचा हुआ है, तो ये तो चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है. हम कभी उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. हमेशा एक पोर्शन ऑफ डिस्टेंस रहता है ये जो अनट्रैवल्ड रहता है. तो इसीलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी बॉडी का मूव करना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है, इफ समथिंग इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, मतलब वो हमेशा, मतलब अगर मान लीजिए उसमें कंटिन्यूस मोशन अगर उस बॉडी में है, तो मतलब वो हमेशा एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचा है जहां पर उसके पास और डिस्टेंस बची है ट्रैवल करने के लिए. क्योंकि अगर मान लीजिए वो अपने जहां तक उसको पहुंचना था, अगर वो उस पॉइंट तक पहुंच गया तो उससे मोशन खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर वो कंटिन्यूस मोशन के उसमें है, मतलब अभी भी डिस्टेंस बची है उसके लिए ट्रैवल करने के लिए. इसका मतलब क्या हमें पता चलता है कि वो मोशन एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब कोई भी चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा ही नहीं सकती. देयरफॉर मोशन ही अपने आप में गलत है, वो कभी पहुंच ही नहीं सकती है, उसमें मोशन हो ही नहीं रहा है. सेकेंड वो आर्ग्यूमेंट देते हैं, Achilles and the tortoise run a race. If the tortoise is given a start, Achilles can never catch it up. For in the first place, he must run to the point from which the tortoise started. When he gets there, the tortoise will have gone to a point further on. अब मोशन क्या बता रहा है कि मान लीजिए कि tortoise एक जगह से शुरू करता है, तो उसको एचलिस को वहां तक पहुंचने के लिए क्या पहले उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा जहां से टॉर्टोइज ने शुरू किया भागना. अब जब तक वो उस पॉइंट तक पहुंचेगा, टॉर्टोइज ऑलरेडी बहुत आगे तक पहुंच चुका होगा. अब जब वो टॉर्टोइज जिस पॉइंट तक पहुंच चुका होगा, एचलिस जब उस पॉइंट तक पहुंचेगा तब तक टॉर्टोइज और ज्यादा आगे पहुंच चुका होगा. तो एक यहाँ तक वो चीज चलता ही रहेगा, वो एचलिस कभी टॉर्टोइज को कैचअप कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा एचलिस जब उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहाँ पे टॉर्टोइज ऑलरेडी एक बार पहुंच चुका है, तब तक टॉर्टोइज ऑलरेडी आगे निकल चुका होगा, वो एक नई ही पॉइंट पर पहुंच चुका होगा. थर्ड चीज वो बोलते हैं मोशन के बारे में, वाई इट इज फॉल्स इज, वाई इज इट अनरियल इज,
दैट दिस इज द स्टोरी ऑफ द फ्लाइंग एरो. अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट एक ही समय पे दो जगहों पे नहीं रह सकता, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर मोमेंट इन इट्स फ्लाइट द एरो इज इन वन प्लेस एंड नॉट इन टू, बट टू बी इन वन प्लेस इज टू बी एट रेस्ट. एरो, मान लीजिए हमने एक एरो तीर मारा हमारे धनुष से, तो वो एरो एक ही समय पे दो जगहों पे नहीं रह सकता. लेकिन अगर वो एक समय पर एक ही जगह पर है, इसका मतलब वो तो रेस्ट पर है, वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही है. तो मतलब जब भी वो एरो धनुष से निकलकर उस बोर्ड तक लग रहा है, मतलब वो हर पॉइंट पर एक रेस्ट पर है, वो मोशन में नहीं है. इसका मतलब कि वो पूरे टाइम रेस्ट पर है, देयरफॉर मोशन इम्पॉसिबल है. क्योंकि अगर वो मोशन में है तो इसका मतलब वो एक ही समय पे दो अलग जगहों पर है, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो वो हर मोमेंट पर वो रेस्ट पर है, वो हर एक डिफरेंट प्लेस में वो एरो एक रेस्ट पर है. इसी वजह से उसमें मोशन नहीं हो रहा है, वो बस अलग अलग जगहों पर रेस्ट उसका हो रहा है. This type of argument is in modern times called antinomy. An antinomy is a proof that since two contradictory propositions equally follow from a given position, the assumption must be false. Antinomy का मतलब ये होता है कि हमने एक assumption किया कि चलो मान लीजिए मोशन रियल है, जैसे जेनो ने assumption किया कि मोशन रियल है. अब उस assumption से हम दो propositions निकालते हैं, हमने एरो का निकाला, तो दोनों propositions contradictory आ रहे हैं. हम एक तरफ बोल रहे हैं कि एरो मूव कर रहा है, लेकिन फिर हम दूसरी तरफ बोले कि एक ही समय पर एक चीज़ दो जगहों पे नहीं रह सकती, तो वो रेस्ट पर भी है, वो मोशन में भी है. तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी पोजिशंस मिलते हैं, इसका मतलब वो अजम्पशन ही गलत है. दिस इज कॉल्ड एज एंटीनमी. जेनो जो है वो एरिस्टोटल जेनो को इन्वेंटर ऑफ डायलेक्टिक भी बुलाता है. डायलेक्टिक ओरिजिनली मेंट सिंपली डिस्कशन. डायलेक्टिक का मतलब क्या था कि सिंपली डिस्कशन करना, लेकिन फिलोसफी में इसका एक अलग ही मीनिंग निकल कर आया और एक ऐसी टाइप की रीजनिंग निकल कर आई है. डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है फिलोसफी में, कैसी मतलब फिलोसफिकल टर्म्स में डायलेक्टिक का मतलब कि किसी भी चीज़ को ट्रू साबित करने के लिए हम पहले उसके फॉल्स प्रोपोजिशन पर पहुंच रहे हैं, हम पहले उसको मना करते हैं कि दिस इज समथिंग नॉट ट्रू. जब हम वो अजम्पशन लेते हैं और जब हमारा रिजल्ट निकल के आता है कि हमने ये अजम्पशन लिया था कि दिस इज नॉट ट्रू और ये गलत आ रहा है, इसका मतलब देयरफॉर द थिंग इज ट्रू, ये होता है डायलेक्टिक. तो जेनो इज द फादर ऑफ डायलेक्टिक, मतलब इन्वेंटर ऑफ डायलेक्टिक अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. तो जेनो, प्लेटो, कांट, हीगल, इनके लिए डायलेक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने अपने वर्क्स में बहुत मेजरली डायलेक्टिक्स को बताया. ऑल द आर्ग्यूमेंट्स विद जेनो यूजेस अगेंस्ट मल्टीप्लिसिटी एंड मोशन आर इन रियलिटी merely variations ऑफ वन आर्ग्यूमेंट. तो जितना भी वो होता है वो एक ही चीज़ को अलग अलग एग्जाम्पल्स दे दे के समझा रहा है. आर्ग्यूमेंट सिंपल है, वो अप्लाई करता है इक्वली टू स्पेस टाइम एनीथिंग, किसी भी चीज़ पे. मतलब जो आर्ग्यूमेंट उसने मल्टीप्लिसिटी के लिए दिए है, जो मोशन के लिए दिए है, वो एक ही अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू दिए, वो बात एक ही चीज़ कर रहा है कि वो स्पेस को टाइम में वो कि सिंप्लिसिटी we will consider it only in its spatial significance and quantity of space. Say the space enclosed within a circle must either be composed of ultimate indivisible units or it must be divisible. कि मतलब जो स्पेस है या तो वो ऐसी हो कि उसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, या वो इनफाइनाइटली डिविजिबल हो, वो डिवाइड होती रहे होती रहे होती रहे. तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं, जिस वजह से वो प्रूव कर रहे हैं कि मल्टीप्लिसिटी एंड मोशन दोनों ही गलत है. तो इट इज़ अ ग्रेट मिस्टेक टू सपोज दैट जीनो स्टोरीज ऑफ एचलीज एंड द टॉर्टोइज एंड ऑफ द फ्लाइंग एरो आर merely childish puzzles. ऐसा नहीं है, दीज आर नॉट जस्ट mere एग्जाम्पल्स और स्टोरीज. जीनो पहला था जिसने स्टोरीज की मदद से मतलब इतने बड़े अजम्पशंस, इतने बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस को विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्टोरीज एक्सप्लेन कराया, विद द हेल्प ऑफ सिंपल अच्छा रेस के थ्रू, एरो के थ्रू, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, सिंपल स्टोरीज के थ्रू उन्होंने इतने बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस अजम्पशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिस वजह से उन्होंने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सेट किया है फिलोसफी में. All Zeno's arguments are based upon the one argument described above, which may be called the antinomy of infinite divisibility. जैसे कि story of flying arrow. At one moment of its flight, say Zeno, it must be in one place because it cannot be in two places at the same moment. This depends upon the view of time as being infinitely divisible. It is only in an तो यहाँ पर भी हम ये infinite divisibility के principle को भी infinitely divisibility के principle को ही ले रहे हैं कि जब वो मोशन की भी बात कर रहे हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम टाइम को ब्रेक कर रहे हैं कि टाइम को अगर हम ब्रेक करते जाए तो वो एक मोमेंट में एक ही जगह पर प्रेजेंट है. मान लीजिए अगर हम टाइम को इनफाइनाइटली डिवाइड करते ही रहे तो दैट इज नॉट पॉसिबल. यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि वो मूव कर रहा है, वो हर पॉइंट पर एक रेस्ट के पोजीशन पे है, तो यहाँ पर ही हमें ये एंटीनमी देखने को मिल रही है. तो ये इनफाइनाइटली डिविजिबल वाली जो कॉन्सेप्ट है, दिस अप्लाइज टू द मल्टीप्लिसिटी, स्पेशियल उसके लिए भी अप्लाई करता है एंड टाइम रिलेटेड एग्जाम्पल्स के लिए भी अप्लाई करता है.
So it is only in an infinitesimal moment, an absolute moment having no duration, that arrow is at rest. This, however, is not the only antinomy which we find in our conception of space and time. Every mathematician is acquainted with the contradictions immanent in our ideas of infinity. For example, the familiar position that parallel straight lines meet in infinity. ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है. हम जो भी इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, हर जगह कॉन्ट्रडिक्शन है. हम बोले कि जो पैरेलल लाइंस है वो इन्फिनिटी पर जाकर मिल रहा है, तो इन्फिनिटी तो कभी खत्म नहीं हो रहा है, मतलब वो कभी जाके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे. दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन. Again, a decreasing geometrical progression can be added up to infinity, the infinite number of its terms adding up in the sum total to a finite number. The idea of infinite space itself is a contradiction. स्पेस पहली बात में हम बोल रहे हैं कि लिमिटेड, हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट स्पेस, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. देयर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एज मच एज स्पेस एज देयर इज नो मोर. तो इनफाइनाइट स्पेस जब हम बोल रहे हैं, ये दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करें कि हम एक तरफ उसको स्पेस बुला रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं वो इनफाइनाइट है. तो ये अपने आप में हम जब इन्फिनिटी की बात करें तो ये सभी कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, कॉन्ट्रोडिक्टरी अजम्पशंस है. एंड इस वजह से जेनो बोलता है कि मोशन एंड मल्टीसिप्लिटी आर नॉट रियल थिंग्स, बिकॉज दो प्रोपोजिशंस अगर एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं दो, तो वो फिर रियल हो ही नहीं सकता. स्पेस फाइनाइट है, इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी डेफिनेट एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस. ऑन द अदर हैंड इट इज इम्पॉसिबल टू कंसीव अ लिमिट टू स्पेस. स्पेस लिमिटेड भी है, अनलिमिटेड भी है, तो अगेन दिस इज समथिंग अनरियल. Zeno himself gave expression to this antinomy in the form of an argument which I have not so far mentioned. He said that everything which exists is in space. तो space अगर itself exist कर रही है तो मतलब space खुद space में होगी. Zeno क्या बोलता है, हर चीज़ एक space में exist कर रही है, मतलब space भी एक space में exist कर रही है. तो ये space का भी space में exist करना again ad infinitum वाला point आ गया. तो यहाँ पर again हमें एक contradiction देखने को मिला है. But to return to the antinomy of infinite indivisibility, on which most of Zeno's arguments rest, you will perhaps expect me to say something of the different solutions which have been offered. अब ऐसा नहीं है, Zeno के arguments को solutions भी मिले. In the first place, we must not forget Zeno's own solution. अब Zeno ने खुद अपना solution दिया इस infinite divisibility को लेकर. He did not propound this contradiction for its own sake, but to support the thesis of Parmenides. Zeno सिर्फ इस कॉन्ट्रडिक्शन पे आया ताकि वो पार्मेनाइड्स को सपोज कर सके. सॉल्यूशन इज दैट एज मल्टीसिप्लिटी एंड मोशन कंटेन दीज कॉन्ट्रडिक्शंस, देयरफॉर मल्टीसिप्लिटी एंड मोशन कैन नॉट बी रियल. Therefore, there is, as Parmenides said, only one being with no multiplicity in it and excludent of all motion and becoming. The solution given by Kant in modern times is essentially similar. According to Kant, these contradictions are immanent in our conceptions of space and time. And since time and space involve these contradictions, it follows that they are not real beings but appearances, mere phenomena. Space and time do not belong to things as they are in themselves, but rather to our way of looking at things. They are forms of our perception. तो Kant ने इसका एक solution क्या दिया कि space and time जो है वो चीज़ों को अपने आप से बिलोंग नहीं करते. दे आर नॉट जस्ट देयर. ये हमारे कॉन्सेप्शन से जो हमने हमारी ईज के लिए बनाया, हमने स्पेस एंड टाइम को इन्वेंट किया है फॉर आर कन्वीनियंस, फॉर आर सेक, वो सिर्फ ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं. Further, Kant drew from these contradictions the conclusion that to comprehend the infinite is beyond the capacity of human reason. He attempted to show that whether we try to think the infinite, whether the infinitely large or the infinitely small, we fall into irreconcilable contradictions. Therefore, he concluded that human faculties are incapable of apprehending infinity. तो कांट ने एक सोल्यूशन दूसरा क्या दिया है, एक सोल्यूशन तो कांट ने क्या दिया कि स्पेस एंड टाइम आर समथिंग दैट वी हैव मेड फॉर आवर कन्वीनियंस. दे आर नॉट देमसेल्व्स थिंग्स इन देमसेल्व्स, वो बस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. वी हैव मेड दीज थिंग्स फॉर आवर कन्वीनियंस. एंड दूसरा कि हमारा ह्यूमन माइंड अभी इन्फिनिटी को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता है, समझ ही नहीं सकता है. तो इसलिए जब भी हम कहीं पर भी इन्फिनिटी की बात करेंगे हमेशा हम कॉन्ट्रडिक्शंस में फॉल करेंगे ही करेंगे. Many thinkers have attempted to solve the problem by denying one or the other side of the contradiction. तो बहुत लोगों ने क्या भी करा है कि एक कॉन्ट्रडिक्शन को डिनाई कर दिया कि दो प्रोपोजिशन जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करे, इसमें से ये वाला प्रोपोजिशन तो गलत ही है, तो पूरा कॉन्ट्रडिक्शन ही खत्म हो गया. ट्रू एंड फॉल्स की एक प्रोपोजिशन ट्रू है दूसरा फॉल्स, तो मतलब वो कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो गया. डेविड ह्यूम ने क्या करा है, उसने डिनाई करा है कि इनफाइनाइट डिविजिबिलिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड डिक्लेयर दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल यूनिट्स हैविंग मैग्नीट्यूड. तो जैसे डेविड ह्यूम ने इनफाइनाइटली स्मॉल वाला प्रोपोजिशन ही डिनाई करता है कि ये ही गलत है. बट द डिफिकल्टी दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंसीव ऑफ यूनिट्स हैविंग मैग्नीट्यूड विच आर इंडिविजिबल इज नॉट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूम. लेकिन उसने भी उसको उतना डीप में एक्सप्लेन नहीं किया है कि कैसे आप बोल रहे हो कि अगर वो है तो फिर वो कैसे इनडिविजिबल, डिविजिबल, ऑल ऑफ दैट स्टफ.
And in general, it seems that any solution which is to be satisfactory must somehow make room for both sides of the contradiction. It will not do to deny one side or the other, to say that one is false and the other is true. A true solution is only possible by rising above the level of two antagonistic principles and taking them both up to the level of higher conception, which both opposites are reconciled. तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका सिर्फ यही है कि दोनों को हम इस हायर लेवल पे ले जाए कि दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस एक टाइम पर जाकर एक दूसरे के साथ रिकनसाइल कर लें. हीगल ने यही प्रोसीजर फॉलो किया था, लेकिन उनका सोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छे से, हम जब तक हीगल को डीप में ना पढ़ लेना, हीगल के सोल्यूशंस को हम नहीं समझ सकते हैं. लेकिन स्टेस ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. पहले हीगल ने क्या करा है, he did not go out of his way to solve these antinomies. They appear as mere incidents in the development of his thought. He did not regard them as isolated cases of contradiction. तो उन्होंने क्या करा है, अलग से इनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है, अपने थॉट प्रोसेस में इंक्लूडेड ही इनको एक स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश की कि जो बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, उनमें से एक स्टेप ये भी था. He, on the contrary, he regarded them not as exceptions to, but as examples of the essential characters of reason. तो उन्होंने ये नहीं बताया कि exceptions हैं, ये contradictions निकल कर आ रहा है, but Hegel ने explain किया कि ये contradictions important है, तभी हम reason को fully समझ पाएंगे. All thought, all reason for Hegel contains immanent contradictions which it first posits and then reconciles in a higher unity. तो Hegel ने क्या explain करा है कि यार ये जितने भी contradictions हैं ना, ये एक टाइम पे जाकर higher explanation में जाके एक दूसरे के साथ reconcile कराते हैं, लेकिन एक स्टेज पे, इनिशियल स्टेज में उसका contradiction आना हमारे लिए जरूरी है, तभी जाकर हम आगे जाके उनको रिकंसाइल कर पाएंगे. The notion of quantity contains two factors, namely the one and the many. Quantity means precisely a many in one or a one in many. If, for example, we consider a quantity of anything, say a heap of wheat, this is the first place one, it is one whole. Secondly, it is many, for it is composed of many parts. तो अब हीगल कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर मान लो हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी में वन भी आता है, मैनी भी आता है. अब जैसे मान लो हम वीट की बात करें, गेहूँ, तो वीट में एक चीज़ है कि वो वन है, कंप्लीट है, 1 किलो गेहूँ है, वो एक 1 यूनिट है पूरा, लेकिन उसमें मैनी भी आ रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे 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 गेहूँ के सीड्स हैं. तो इट इज कंपोज ऑफ मेनी ऑल्सो एंड इट इज वन ऑल्सो. तो ये कंटिन्यूस है. Now the true notion of quantity is not one apart from many, nor many apart from one. It is the synthesis of both. It is many in one. तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है. मैनी और वन एक दूसरे के साथ सिंथेसिस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. द एंटीमनी एक्चुअली में एंटीमनी है नहीं, हम उसको एक एंटीमनी बना रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं वो, हमें उसको यूनिटी में लेना है. टू कंसीव यूनिटी इज नॉट बीइंग इन इटसेल्फ मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी इज नॉट बीइंग यूनिटी इज अ फॉल्स एब्स्ट्रैक्शन. कि मल्टीप्लिसिटी और यूनिटी को हमें दो अलग चीज़ों की तरह नहीं देखना है, दोनों एक है. वन इन मैनी, मैनी इन वन है. You cannot have a many without one any more than you can have one end of a stick without the other. तो हम वन के बिना मैनी नहीं हो सकता है, मैनी के बिना वन नहीं हो सकता है. Now if we consider anything which is quantitatively measured such as a straight line, we may consider in the first place is one. मान लीजिए straight line बोले तो straight line एक straight line है, लेकिन it is composed of many points. Each of these paths may be regarded as one. अब हर एक पॉइंट को भी हम वन मान सकते हैं, इंडिविजिबल यूनिट मान सकते हैं. फिर तो वही बात हो जाती है कि वन इन मैनी एंड मैनी इन वन, उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं. दिस इज द व्यू ऑफ द मैटर विच गिव्स राइज टू द कॉन्ट्रडिक्शंस वी हैव बीन कंसिडरिंग, बट इट इज अ फॉल्स व्यू. इट इन्वॉल्व्स द फॉल्स एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट रिगार्डिंग द मेनी एज समथिंग दैट हैज reality apart from the one, and then regarding the one as something that has reality apart from the many. तो the same thing that one has many and many has one, दोनों की रियलिटी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करी. दोनों का साथ में होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है. एक ही चीज़ में वन भी होना जरूरी है, उसी चीज़ को मैनी होना भी जरूरी है. हम बात करते हैं लाइन की, तो लाइन वन भी है, लेकिन इट इज ऑल्सो कंपोज ऑफ मेनी यूनिट्स. If you persist in saying that it is simply many and not one, then it is divisible ad infinitum. तो हम दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं, but the truth is it is neither simply many nor simply one. It is a many in one, that is it is a quantity. वो एक quantity लाइन है, many in one. एक ही लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स है. बोथ साइड्स ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन आर देयरफॉर इन वन सेंस ट्रू. तो दोनों ही कॉन्ट्रडिक्शंस ट्रू है, वो भी ट्रू है, वो भी ट्रू है. ये हायर फैकल्टीज पे जाके कॉन्ट्रडिक्शंस एक दूसरे के साथ रिकंसाइल करते हैं, बट बोथ साइड्स आर ऑल्सो फॉल्स एंड सो फार इट सेट्स इटसेल्फ अप एज अ होल ट्रूथ. तो दोनों ही फॉल्स भी है. Critical remarks on Eleatism. So the consideration of the meaning of Zeno's doctrine will give us an insight into the essentials of the position of the Eleatics. Zeno said that motion and multiplicity are not real. तो Zeno ने क्या करा, Parmenides तो अभी तक बोला था कि the world of multiplicity and motion are not real, लेकिन Zeno ने बोला कि multiplicity and motion itself as phenomena are not real, ये होते ही नहीं है, ये unreal है. तो इसका मतलब क्या था? Did Zeno mean to say that when he walked about the streets of Elea it was not true that he walked about? तो मतलब इसका मतलब क्या था? उन्होंने बोला कि motion unreal है, तो मतलब जो
वो चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, तो क्या वो मोशन नहीं था? जब हम हमारे हाथ हिला रहे, ऑल ऑफ दैट थिंग. सो if so, we might justly conclude that this philosophy is a mere craze of speculation run mad or else a joke. अगर हम देखेंगे तो एनीबडी वुड से कि अगर आप बोल रहे हो कि मोशन ही अनरियल है, कोई भी चीज़ में मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, जीनो बोलता है कि जो एरो है वो एवरी मोमेंट एट रेस्ट ही है, वो एक ऐसी बॉडी है जो एवरी मोमेंट एट रेस्ट है, तो इसका मतलब तो हमारे पूरा वर्ल्ड अपसाइड डाउन टर्न हो जाएगा. फिर तो किसी चीज़ में अगर मोशन नहीं बना तो एवरीबडीज फर्स्ट अटैक ऑन जेनो वुड बी कि ये जो बोल रहा है वो एब्सोल्युटली गलत है. The Eleatic position is that though the world of sense of which multiplicity and motion are essential features may exist, yet that outward world is not the true being. They do not deny that the world exists. They do not deny that motion exists or that multiplicity exists. These things no sane man can deny. तो जेनो का भी पोजीशन क्या है, वो ये नहीं बोलता है कि ये मल्टीसिपिलिटी, ये मोशन जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ये अनरियल चीज़ें हैं. दो उसके वर्ड्स हमने जो अभी देखे, द स्टेटमेंट वो सिमिलर टू दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है. वो क्या करता है, व्हाट ही डिनाइज इज द ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस. व्हाट ही मीन्स इज सर्टनली देयर इज मोशन एंड मल्टीसिपिलिटी, सर्टनली द वर्ल्ड इज हियर, इज प्रेजेंट टू आवर सेंसेस, बट इट इज नॉट द ट्रू वर्ल्ड. तो जेनो एंड पार्मेनाइड्स का क्या कहना है कि ये मल्टीसिपिलिटी, ये मोशन जो हमें दिख रही है, दिस इज नॉट द ट्रू वर्ल्ड, दिस इज नॉट द रियलिटी जो हमें देखना है. ये सिर्फ हमारे लिए एक इल्यूजन है, एक अपीयरेंस है हमारी आंखों के सामने जो हमें सेंस के थ्रू दिखता है. जो ट्रू बीइंग है, जो ट्रू वर्ल्ड है, वो एक्चुअली में ये सब नहीं है. ये एक अपीयरेंस है, इल्यूजन है, आउटवर्ड शो है. तो हम बोलते कि क्या डिस्टिंक्शन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी. हम बोल रहे हैं कि जो हमें दिख रहा है अगर वो ट्रू नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, तो फिर रियलिटी क्या है. तो अपीयरेंस का क्या है कि इट अपीयर्स, वो एग्जिस्ट करता है. एक डिल्यूजन भी है, एक हल्यूसिनेशन भी है, एक इल्यूजन भी है. ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है. वो इल्यूजन एक रियल चीज़ है, लेकिन जो इल्यूजन में दिखाया गया है ना, वो एक रियल चीज़ नहीं है. मान लीजिए आपको किसी से धोखा मिलता है, तो जो आपको धोखा मिला है वो एक रियल चीज़ है, लेकिन उस धोखे में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ रियल नहीं था. अगर किसी ने झूठ बोला है तो वो झूठ बोलने की प्रोसेस इज द रियल थिंग. वो झूठ आपसे बोला गया है, लेकिन झूठ में जो कुछ बोला गया वो सच नहीं है. तो ये जो अपीयरेंस हमारी आंखों के सामने है, ये इल्यूजन, ये डिसीट, ये सब एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन दिस इज नॉट द ट्रूथ जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाएगी. दिस इज नॉट द ट्रूथ थिंग जो होना चाहिए. सो ऑल Now all this is perfectly true, but it does not comprehend quite what is meant by the distinction. What is meant that the objects around us have existence but not self-existence. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन उनकी सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सेल्फ सब्सटैंशियल नहीं है. इसका मतलब है कि वो खुद से अपने आप से एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. दे आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स. जैसे यही बात हो जाती है, अब हम बोल रहे हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी सेंसरी चीज़ें हैं, मान लीजिए एक साउंड है, तो वो साउंड खुद से एग्जिस्ट नहीं कर रही है. इट इज़ अ साउंड बिकॉज वी एज पीपल आर हियरिंग इट, वी एज बीइंग्स आर हियरिंग इट. दे एग्जिस्ट, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे से फ्लो कर रहे हैं, वो सेल्फ एग्जिस्टेंट नहीं है. So they are therefore mere appearances of that other which is the reality. तो क्या हो रहा है, जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे एक मिरर होता है, मिरर में क्या हो रहा है, मिरर में हमें एक चीज़ दिख रही है, लेकिन वो सिर्फ उस चीज़ का एक अपीयरेंस है. वो मिरर में जो रिफ्लेक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है. जो चीज़ एक्चुअल में जिसका रिफ्लेक्शन हमें मिरर में दिख रहा है वो थिंग भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ वो मिरर व्यू दिख रहा है. तो जो मिरर व्यू हमें दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में रियल चीज़ नहीं है, वो उस रियलिटी का एक रिफ्लेक्शन है, उस रियलिटी की एक इमेज है जो मिरर के ऊपर फॉर्म हो रही है. तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि दिस इज व्हाट दे मेंट बाय द अपीयरेंस एंड रियलिटी. अब अगर हम देखें, जो हमने शुरुआत से देखी थी, हम आयोनिक फिलोसोफर्स से चलते आए थे, ग्रीक फिलोसोफर्स से. वो कह रहे थे कि व्हाट इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स. उसका उन्होंने आंसर किया, हमें मटेरियल चीज़ों में उसका आंसर मिला. सेकंड ग्रीक स्कूल कौन सा हुआ, पाइथागोरस का, जिनके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, नंबर्स. ओके. और अब थर्ड स्कूल जो था वो हमारा इलियाटिक्स का स्कूल था, इलियाटिसिज्म था, जिन्होंने बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो चीज़ों का है वो है बीइंग. नाउ द यूनिवर्स एज वी नो इट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वालिटी एंड क्वांटिटी यूनिवर्स में दोनों है, क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, डिफरेंसेस दोनों के बेसिस पर है. और हर एक सेंस ऑब्जेक्ट की, जो जिन चीज़ों को हम सेंसेस के थ्रू हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सभी चीज़ों के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. उनके पास क्वांटिटी भी होती है, उनके पास क्वालिटी भी होती है.
ओके जो भी हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए साउंड ही अगर हम सुन रहे हैं तो साउंड की भी क्वालिटी भी होती है. इट्स हाई पिच, लो पिच, श्रूड, वेरी स्वीट, वेरी मेलोडियस, वेरी ब्रॉड, वट एवर जो भी साउंड की क्वालिटीज होती है. तो साउंड जो है उसकी क्वालिटी भी होती है, उसकी क्वांटिटी भी होती है, किस लेवल पे कितनी जोर से हमें सुनाई दे रही है. एवरीथिंग जो भी हम सेंसेस के थ्रू देखते हैं उसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों होती है. तो अब कहने का मतलब है ये दोनों आर नॉट द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स बट द ओनली वंस दैट हैव कम टू अस. तो ये सिर्फ स्टैंड अलोन क्वांटिटीज नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, लेकिन यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें पता चली है. नाउ द पोजीशन ऑफ द आयोनिक्स वाज दैट अल्टीमेट रियलिटी इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दैट इज टू से इट इज मैटर फॉर मैटर व्हिच इज बोथ हैज क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो आयोनिक्स का क्या कहना था कि यार वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी क्वांटिटी, क्योंकि मैटर के पास दोनों है, स्पेस टाइम एवरीथिंग, उसमें क्वालिटी भी है मैटर में, क्वांटिटिव डिफरेंसेस भी है. पाइथागोरस ने क्या करा था, सिर्फ क्वांटिटी पे छोड़ दिया. पाइथागोरस ने क्वालिटी की सारी चीजें हटा दी उसमें से. उनके लिए सिर्फ क्वांटिटी ऑफ थिंग्स वाज देयर, उसमें नंबर्स की क्वालिटी नहीं, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ थिंग्स वाज देयर. तो उन्होंने अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वांटिटी रखा, क्वालिटी हटा दिया. क्वांटिटी इज द सेम एज नंबर. तो पाइथागोरियन पोजीशन जो थी वो मेड ऑफ नंबर्स था. नाउ इलियाटिक फिलोसफी और एक स्टेप फर्दर गए एंड दे एब्स्ट्रैक्टेड क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी. तो जो इलियाटिक स्कूल था उन्होंने क्या करा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पाइथागोरियंस एब्स्ट्रैक्टेड द क्वालिटी ऑफ थिंग्स, and Eleatic school proceeding one step further extracted from quantity as well as quality. उन्होंने दोनों चीजों को स्ट्रिप अवे कर दिया फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग. तो पाइथागोरस ने क्या करा, फर्स्ट प्रिंसिपल की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हटा दिया, सिर्फ क्वांटिटी रखी. लेकिन इलियाटिक्स ने क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ही डिनाई कर दिया. कैसे, उन्होंने मल्टीप्लिसिटी को भी डिनाई कर दिया, उन्होंने मोशन को भी डिनाई कर दिया. सो देयरफॉर दे आर लेफ्ट विद द टोटल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ mere being which has in it neither divideness nor positive character. तो ना उनके पास हम आप उसको डिवाइड कर सकते हो, ना उनमें क्वांटिटी है और ना उसमें क्वालिटी बची है. द राइज फ्रॉम द आयोनिक टू द इलियाटिक इज देयरफॉर एसेंशियली राइज फ्रॉम सेंशुअस टू प्योर थिंकिंग. तो यहीं पर हमें देखने को मिला कि कैसे हम सेंशुअस से प्योर, नॉन सेंशुअस, नॉन मटीरियलिस्टिक थॉट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. इलियाटिक इज अ प्योर एब्स्ट्रैक्ट थॉट. द पोजीशन ऑफ द पाइथागोरियंस ऑन द अदर हैंड इज दैट ऑफ सेमी सेंशुअस ऑब्जेक्ट. हमने ये बात बोला कि पाइथागोरियंस की वो सेमी सेंशुअस है. कैसे, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है लेकिन क्वालिटी नहीं है. तो वो एक और स्टेप फर्दर थे. तो हम प्रोग्रेस यहाँ पे देख रहे हैं आयोनिक से पाइथागोरियंस, फ्रॉम सेंशुअस टू सेमी सेंशुअस. अब हम आ गए हैं नॉन सेंशुअस पे जो कि है इलियाटिक्स की पोजीशन. नाउ लेट अस कंसीडर व्हाट ऑफ वर्थ देयर इज इन दिस इलियाटिक प्रिंसिपल एंड व्हाट इट्स डिफेक्ट्स आर. इन द फर्स्ट प्लेस इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट द इलियाटिक फिलोसफी इज द फर्स्ट मोनिज्म. फर्स्ट मोनिज्म कैसे है, वन गॉड की बात कर रहे हैं, वन बीइंग की बात कर रहे हैं. अ मोनिस्टिक फिलोसफी इज अ फिलोसफी व्हिच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द एंटायर यूनिवर्स फ्रॉम वन सिंगल प्रिंसिपल. The opposite of monism is pluralism, which is that kind of philosophy that seeks to explain the universe from many ultimate and equally underived principles. तो pluralism मतलब कि बहुत सारे और सारे जो principles, सारे ultimate principles और सारे ultimate principles equal level पर है. But more particularly and more frequently we speak of the opposite of monism as being dualism, that is to say the position that there are two ultimate principles. If for example we say that all the good in the universe arises from one source which is good and that all the evil arises from another source which is evil, then these sources of good and evil cannot be subordinated to one another. तो जितनी भी philosophy हम डुअलिज्म, जैसे हमने हॉट एंड कोल्ड की बात करी, पाइथागोरस ने हमें डुअलिज्म वाली वो दी थी कि उन्होंने 10 ऑपोजिट्स की लिस्ट दी थी और लिमिट, अनलिमिटेड, ऑड एंड इवन, दिस एंड दैट. तो वो हमें एक डुअलिज्म की पोजीशन मिल गई. लेकिन आयोनिक्स ने भी डुअलिस्टिक पोजीशन से काम किया. हॉट एंड कोल्ड, रेयर फैक्शन कंडेंसेशन की बात कर रहे थे. लेकिन जो इलियाटिक्स है वो पहले स्कूल थे जो मोनिज्म की बात करें, एवरीथिंग इज डिराइविंग फ्रॉम वन अल्टीमेट प्रिंसिपल, वन मोनिस्टिक प्रिंसिपल. ओके, सो all philosophy which is worthy of the name seeks in some sense a monistic explanation of the universe. When we find that a system of philosophy breaks down and fails, then we may nearly always be sure its defects will reveal itself as an unreconciled dualism. Such a philosophy will begin with a monistic principle and will attempt to derive or deduce the entire universe from it, but somewhere or other it comes across something in the world which it cannot bring under that principle. Then it is left with two equally ultimate existences, neither of which can be derived from the other. Thus it breaks down into dualism. Now the search for a monistic explanation of things is a universal
tendency of human thought. Wherever we look in the world of thought, we find that this monistic tendency appears. तो हम जहाँ भी देखिए एक बहुत ही नेचुरल पोजीशन रही है ह्यूमंस की कि वो मोनिस्टिक तरीकों से चीज़ों को देखनी चाहिए, एक अल्टीमेट प्रिंसिपल पे हर चीज़ को लाके ख़त्म कर दे और उसी से सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. It reveals itself too very clearly in the history of religion. Religion जो है वो polytheism से स्टार्ट होता है, बहुत सारे गॉड्स होते हैं, बहुत सारी पावर्स होती है, बहुत सारे बिलीफ इन मेनी गॉड्स, फिर उससे वो पॉलीथीज्म से मोनोथिज्म की तरफ वो बढ़ता है कि ये सब का एक अल्टीमेट एक गॉड है एंड ऑल ऑफ दैट, कि पूरा क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज वन एंड सोल ऑथर एंड ऑल ऑफ दैट. हिंदुज्म में भी हमें ये मिलता है. हिंदू थॉट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑल इज वन. अच्छा, अब सो एक क्विज जैसा कर लेते हैं. ऑल इज वन जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है. ओके, लेट्स रिवील इट. ज़ेनोफेन्स वाज द फिलोसोफर जिसने ऑल इज वन की ये थॉट दिया था. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वन अल्टीमेट बीइंग ब्राह्मण. तो हिंदुज्म में ब्राह्मण से माना जाता है. बट नॉट ओनली इन दिस इज दिस मोनिस्टिक टेंडेंसी ट्रेसेबल इन रिलीजन एंड फिलोसफी, इट इज ऑल्सो ट्रेसेबल इन साइंस. Progressive scientific explanation is progress towards monism. In the first place, explanation of isolated facts consists always in assigning causes for them. Suppose there is a strange noise in your room at night. You say it is explained when you find that it is due to the failing of a book or scuttling of a rat across the floor. The noise is thus explained by assigning a cause for it, but this simply means that you have robbed it of its isolated exceptional position and reduced it to the position of an example of a general law. When the water freezes in your jug, you say that the cause of this is the cold. It is an example of the law that wherever the cold reaches a certain degree, then other things being equal, water solidifies. But to assign causes in this way is not really to explain anything. तो यहाँ पर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ये हम एक लॉ ऑफ कॉजेशन की बात कर रहे हैं कि हमने किसी भी चीज़ को एक कॉज असाइन कर दिया. तो एक बहुत माइनर डिफरेंस होता है इन चीज़ों के बीच में कि आप एक चीज़ को कॉज असाइन कर रहे हो और आप एक चीज़ को एक्चुअली में एक्सप्लेन कर रहे हो. हमने बोला कि हमने फ्रिज में पानी को रखा है, वो पानी जमकर आइस हो गया. तो हमने क्या बोला कि क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का था तो वाटर फ्रीज हो गया. यहाँ पर हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, हमने उसको एक कॉज असाइन किया कि बिकॉज वहाँ पे ये कंडीशन थी, इस वजह से इफेक्ट आ गया कि वाटर इज फ्रोजन नाउ. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं. इट डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर एन इवेंट हैपनिंग. यू कैन नॉट सी एनी रीजन वाई वाटर शुड सॉलिडिफाई इन द कोल्ड. क्या रीजन था कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर ये वाटर ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया और वो लिक्विड से सॉलिड बन गया. तो हमने पानी के फ्रीज होने को एक कॉज असाइन किया है कि क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस में था, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर में पड़ा था, इसलिए वो फ्रीज हो गया. बट वो कोल्ड में क्यों फ्रीज हुआ, वो उसी डिग्री पर क्यों फ्रीज हुआ, वो लिक्विड से सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हुआ, ये हमने रीजन नहीं दिया और इस वजह से हमने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. तो हमने ये बता दिया कि वो इवेंट हुआ है, वो हमेशा होता है. तो हमने एक जनरल लॉ की हेल्प से जो हमें लगता है कि एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो एक्चुअली में एक्सप्लेन नहीं किया है. It is not merely that cold solidifies the water in your jug, it equally solidifies the water in everybody's jug. The same law explains all these and likewise explains, double quotes में, icebergs and the polar caps on the earth and the planet Mars. In fact, scientific explanation means a reduction of millions of facts to one principle. तो मोनिज्म की थ्योरी हम ये देख रहे हैं कि मोनिज्म हमने साइंस में क्या किया, हम बोल रहे हैं कि वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस नहीं बोल रहे कि वाटर इन माई रेफ्रिजरेटर एट माई होम फ्रीजेज इन 0 डिग्री सेल्सियस. जब हमने बोला वाटर फ्रीजेज, हम एक यूनिवर्सल उसकी बात कर रहे हैं कि पानी कहीं भी हो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. तो हमने एक जनरल लॉ बना लिया जिसमें हमने क्या किया कि बहुत सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया एक लॉ से, एक जनरल प्रिंसिपल से. A familiar example of this is the explanation of Kepler's laws of the planetary motion. Kepler laid down 3 such laws. The first was that planets move in elliptical orbits with the sun at one focus. Second was that planets describe equal areas in equal time. And the third was a rather more complicated law. Kepler knew these laws from observation, but he could not explain them. They were explained by Newton's discovery of the law of gravitation. Newton proved that Kepler's 3 laws could be mathematically deduced from the law of gravitation. In that way, Kepler's laws were explained, and not only Kepler's laws, but many other astronomical laws and facts. Thus, the explanation of the many isolated facts considered there. तो एक जैसे ही न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, तो केपलर ने जो 3 लॉ दिए थे अबाउट द प्लैनेटरी बॉडीज, उन तीनों लॉ को एक सिंपलर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया गया. तो जैसे जैसे नॉलेज एडवांस होती जाती है ना, हम कम से कम प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं. जितने ज्यादा प्रिंसिपल्स का यूज हो रहा है वो नॉलेज उतनी कॉम्प्लिकेटेड है या उतनी रॉ लेवल पर है. हम जितना एडवांस करते जाते हैं ना, हम उतना ज्यादा उसको ब्रेक डाउन करते करते एक जनरलाइजेशन पर पहुंचते जाते हैं. तो अल्टीमेट हमारा गोल क्या रहता है कि एक प्रिंसिपल से सब कुछ हम एक्सप्लेन कर दे, एक लाइन से, एक प्रिंसिपल से, एक लॉ से हम पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन कर दे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है.
सो इसका मतलब ये नहीं है कि everybody, all, I do not mean to say that scientific men have this end consciously in view, but the tendency is there. तो what Walter is saying कि ऐसा नहीं है कि all scientists and scientific men and all of that have this in mind कि अरे अच्छा हमें एक ही principle भी drive करना, लेकिन वो tendency है, उस तरफ movement है, उस तरफ pointing है हमारा. What is meant by the explanation is the reduction of all things to one principle. In philosophy, in religion and in science, then we find this monistic tendency of thought. तो religion हो, science हो, philosophy हो, हर जगह हमें ये monistic tendency दिखती है कि हम हर चीज़ को एक general law पर आकर stop करना चाहते हैं, explain करना चाहते हैं. लेकिन क्या ये tendency correct है? ये monistic tendency now, because हम philosophy पढ़ रहे, it's but obvious कि हमें हर चीज़ को question करना ही है. तो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस? ऐसा क्यों है कि हमारी टेंडेंसी मोनिज्म की तरफ ही है, नॉट डुअलिज्म, नॉट पॉलीथीज्म? नाउ दिस इज अ सब्जेक्ट विच टेक्स अस फार अफील्ड फ्रॉम ग्रीक फिलोसफी. द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ मोनिज्म वाज नेवर थॉट आउट टिल द टाइम ऑफ स्पिनोजा. नाउ स्पिनोजा वाज अ जर्मन फिलोसोफर. ही वाज द वन जिन्होंने मोनिज्म के ऊपर बहुत फोकस किया है. उन्होंने he has said a lot of things which is there on my channel. You can go and check out कि we have discussed स्पिनोजा एंड उनकी मोनिस्टिक थ्योरी को हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी. सो स्पिनोजा तक मोनिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं था, या फोकस था भी तो इतना हाईलाइट नहीं था. मतलब इट वाज नॉट आउट एंड अबाउट कि ओके स्पिनोजा एज आई मीन मोनिज्म एज अ फिनोमिना इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, या उस तरह हमारी टेंडेंसीज रही है. वो चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा स्पिनोजा के पहले हमने फोकस नहीं की थी. सो वी कैन नॉट गो इनटू इट एट लेंथ हियर, बट क्वाइट शॉर्टली द क्वेश्चन इज देयर एनी रीजन फॉर बिलीविंग दैट द अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स मस्ट बी वन? अब अगर हम यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना चाहें तो दो चीज़ें फुलफिल करना पड़ेगी. पहला है कि अल्टीमेट रियलिटी जिससे हम हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकें, हर चीज़, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, इवेंट्स हो, आइडियाज़ हो, कॉन्सेप्ट्स हो, बीइंग्स हो, नॉन बीइंग्स हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, कि हम उस एक चीज़ से यूनिवर्स के हर क्वेश्चन का आंसर दे सके. व्हाई इज एनीथिंग हैपनिंग? एंड सेकेंडली द फर्स्ट प्रिंसिपल मस्ट एक्सप्लेन इटसेल्फ. अब अगर हमें यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर हमें यूनिवर्स का फर्स्ट प्रिंसिपल चाहिए एनी हाउ, तो दो चीज़ें क्या करना ज़रूरी है. पहला कि यूनिवर्स की हर चीज़ हम उस फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरा कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल भी खुद को एक्सप्लेन करते हैं कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल भी कैसे एग्जिस्टेंस में आया, वो उस फर्स्ट प्रिंसिपल को किसने बनाया, कैसे वो बनाए, वो फर्स्ट प्रिंसिपल वो ही प्रिंसिपल क्यों है, कोई दूसरा प्रिंसिपल क्यों नहीं है. तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए. मान लीजिए अगर उस फर्स्ट प्रिंसिपल को ही हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, देन इट कैन नॉट बी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स. So this for example is precisely the defect of materialism. Even if we suppose it proved that all things including mind arise from matter, yet the objection remains that this explains nothing at all. तो एक ये सबसे बड़ा डिफेक्ट हमें मटीरियलिज्म में देखने को मिलता है. क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें सेंशुअस से नॉन सेंशुअस, मटीरियलिस्टिक से नॉन मटीरियलिस्टिक थॉट की तरफ मूव करना है? क्योंकि मान लीजिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स मैटर है, हमने दुनिया की हर चीज़ को मैटर की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये मैटर जो फर्स्ट प्रिंसिपल है हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ये मैटर एग्जिस्टेंस में कैसे आया. how something like this, how this matter, these atoms, these particles, ये कैसे फॉर्म हुए, ये एक्सप्लेन करना अपने आप में एक टास्क है. इस वजह से मैटर कैन नॉट बी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स. क्योंकि हो सकता है वो दुनिया के हर फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दे, यूनिवर्स के हर फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दे, बट इट इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. So every cause is necessarily the effect of a prior cause. The child who is told that God made the world and who inquires who in that case made God is asking a highly sensible question. हम एक बच्चे को बोलते हैं कि यार ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई. अगर वो बच्चा पूछते कि भगवान को किसने बनाया, then this is not the first principle of things. फिर God वो first principle नहीं हो सकता, because हमें God के लिए भी explanation चाहिए. How was this God created then? God कैसे God बने? या मान लीजिए कि अगर हम चेन ऑफ कॉजेज पे जाए तो हर कॉज, मतलब मान लीजिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल है जो हर चीज़ का कॉज है, तो लेकिन वो कॉज भी किसी ना किसी इफेक्ट का ही होता है. अगर एक कॉज है तो वो भी कभी ना कभी एक इफेक्ट था. वो कैसे कॉज बना वो फिर भी अनएक्सप्लेन रह जाएगा.
इट मस्ट बी अ प्रिंसिपल विच एक्सप्लेन्स इट सेल्फ एंड डज नॉट लीड टू समथिंग फर्दर. तो एक ऐसा फर्स्ट प्रिंसिपल होना चाहिए जो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उसे किसी दूसरी चीज़ की या खुद को उसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़े. सो it must be a principle which explains itself and does not lead to something further. अच्छा, हम यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं, so in the first place ultimate reality must explain all other things in the world, and secondly the first principle must explain itself. It should be self-explanatory, cannot be a principle which requires explanation by something else. ठीक है, ये होते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए. सो now any absolute principle must necessarily be one. Suppose that it were two. Suppose you attempt to explain the world by two principles. देखिए एक और केस लेकर देखते हैं. we're brainstorming, we're trying to get to a point. तो हम मान लेते हैं कि हम दो ultimate principles ले रहे हैं, x and y. Now each of which is ultimate, neither being derived from the other. ठीक है, x y से नहीं मिला है, y x से नहीं मिला है. x and y stand alone ultimate principles हैं वर्ल्ड के, जो हर फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे कि x एंड y अगर दोनों अल्टीमेट प्रिंसिपल्स है तो x और y के बीच में क्या रिलेशन हुआ, और अगर दोनों ही गवर्न कर रहे हैं मतलब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री पोजिशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, देन व्हाट इज दिस रिलेशन? क्योंकि अगर दो अल्टीमेट प्रिंसिपल्स है तो x y के बिना नहीं हो सकता, y x के बिना नहीं हो सकता. तो x का कुछ कैरेक्टर y में है, y का कुछ कैरेक्टर x में है, यानी दोनों के बीच में रिलेशन जरूर है. Part of X's character has to be explained by Y, but that is not to be self-explained. It is to be explained by something not itself. Therefore, the ultimate explanations of things must be one. तो ये हमने बोल दिया कि क्यों वन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम x और y दो प्रिंसिपल्स मान नीचे ले रहे हैं तो हमें उन दोनों प्रिंसिपल्स को समझाना पड़ेगा कि x में y का क्या रिलेशन है, y में x का क्या रिलेशन है. इसलिए ये बात तो है कि अल्टीमेट प्रिंसिपल को वन ही होना पड़ेगा, वो 2, 3, 4 नहीं हो सकते, क्योंकि फिर उन अल्टीमेट प्रिंसिपल्स के बीच का रिलेशन हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विच इट सेल्फ वुड बी अ बिगर टास्क. The Eleatics then were perfectly correct in saying that all is one and that the ultimate principle of the universe being is one. लेकिन हम देखें कि जब उन्होंने इस मोनिज्म को कैरी आउट किया, उन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन फिर भी वो बचा नहीं पाए. ये मोनिज्म, ये मोनिस्टिक प्रिंसिपल डुअलिस्टिक में ब्रेक डाउन हो ही गया. How did they explain the existence of the world? They propounded the principle of being as the ultimate reality. How then did they derive the actual world from that principle? The answer is that they neither derived it nor made any attempt to derive it. तो वो उन्होंने being को ultimate principle तो बता दिया, लेकिन वर्ल्ड बीइंग से कैसे हमें मिला, ये जो नॉट बीइंग वाला वर्ल्ड है, जो सेंस वाला वर्ल्ड है, ये फॉल्स वर्ल्ड है, ये हमें बीइंग से कैसे मिला, वो ना उन्होंने अटेम्प्ट मतलब ना उन्होंने एक्सप्लेन किया और ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की पार्मेनाइड्स या एलियाटिक्स ने. तो इंस्टेड ऑफ डिड्यूसिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दे सिंपली डिनाई द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑल टुगेदर. उन्होंने क्या करा, ये एक्सप्लेन करने की बजाय कि फर्स्ट प्रिंसिपल से वर्ल्ड कैसे मिला, उन्होंने पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही डिनाई कर दिया कि पूरा के पूरा वर्ल्ड ही अनरियल है, फॉल्स है. द वर्ल्ड दे सेड इज सिंपली नॉट बीइंग, इल्यूजन है वो. नाउ इट इज a great thing to know which is the true world and which is false, but after all this is not an explanation. To call the world an illusion is not to explain it. If the world is reality, then the problem of philosophy is how does that reality arise. If the world is illusion, then the problem is how does this illusion arise. तो एलियाटिक्स ने ये तो बोल दिया कि हमारा जो वर्ल्ड है वो इल्यूजन है, सेंस वाला वर्ल्ड पूरा फॉल्स है, डिसीट है, लेकिन ये इल्यूजन कैसे आया, ये डिसीट कैसे आया, ये एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिला. Call it illusion if you like, but this is not explaining it. It is simply calling it names. Explanation हमें नहीं मिलता, which is the core to philosophy. हमारा core, हमारा main root is the explanation of things. So this is the defect too of Indian philosophy, in which the world is said to be Maya. Hence, in the Eleatic philosophy, there are two worlds brought face to face, lying side by side of each other, unreconciled, the world of being. तो हमने देखा कि Eleatics उसको मोनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, जब उन्होंने being बोला, absolutely one, the ultimate principle, the ultimate reality, लेकिन it hopelessly broke down into dualism. वो मोनिज्म सस्टेन नहीं कर पाया और वो डुअलिज्म में ब्रेक डाउन हो ही गया, क्योंकि अब क्या हुआ, इलियाटिक्स के पास दो वर्ल्ड्स आ गए. एक तो था बीइंग का वर्ल्ड जिसे वो ट्रू बोल रहे थे, लेकिन एक दूसरा वर्ल्ड था नॉन बीइंग का जिसे वो इल्यूजन भले ही बुला रहे थे, बट स्टिल
वो नॉट बीइंग का वर्ल्ड भी एग्जिस्ट तो कर रहा था. सो अब इलियाटिक्स के पास दो प्रिंसिपल्स थे, एक तो फॉल्स वर्ल्ड, एक था ट्रू वर्ल्ड, जो कि एक साथ दोनों लाई कर रहे थे विदाउट एनी लिंक बिटवीन देम. उन दोनों के बीच में कोई लिंक ही एक्सप्लेन नहीं हुआ कि कैसे इस ट्रू वर्ल्ड से फॉल्स वर्ल्ड मिला. इट इज ईजी टू सी बाय द इलियाटिक फिलोसफी ब्रोक डाउन इन दिस डुअलिज्म. इट इज ड्यू टू द barrenness ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल itself. तो ये क्या हुआ कि मोनिज्म डुअलिज्म में ब्रेक डाउन हो गया? उसका रीजन क्या था कि उन्होंने जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल को समझाया, जो ट्रू वर्ल्ड को समझाया, वो ही अपने आप में इनकम्प्लीट था. उन्होंने बोला कि बीइंग का कोई बीइंग इज नॉट बिकमिंग. नॉट बिकमिंग मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई ट्रांजिशन नहीं आ रहा है. तो मोशन पूरी तरीके से उन्होंने बीइंग से हटा दिया. चेंज, ट्रांजिशन, मोशन, ये सब उन्होंने बीइंग से हटा दिया. लाइकवाइज उन्होंने मल्टीप्लिसिटी हटा दी, सिर्फ एक सिंपल वन थिंग. तो इफ यू एक्सप्रेसली एक्सक्लूड मल्टीप्लिसिटी एंड मोशन, तो आपको फिर अगर आप बोल रहे हो कि जो नॉट बीइंग है, जो इल्यूजनरी वर्ल्ड है, उसमें मल्टीप्लिसिटी है, उसमें मोशन है, तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि जो बीइंग है दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल, वो, लेकिन वो आप दूसरी तरफ बोल रहे हो वो नॉट बिकमिंग है, वो अनचेंजिंग है, उसमें मल्टीप्लिसिटी नहीं है. तो फिर अगर वो बीइंग अल्टीमेट प्रिंसिपल है, तो जो हमारा फॉल्स वर्ल्ड है उसमें मल्टीप्लिसिटी और मोशन जो बीइंग में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो कैसे आई फिर? If you say absolutely there is no multiplicity in the absolute, then it is impossible to explain how multiplicity comes into this world. It is exactly the same in regard to the question of quality. Pure being is without quality, it is mere isness. It is an utterly featureless, characterless being, perfectly empty and abstract. तो जो प्योर बीइंग है उसकी कुछ की क्वालिटी नहीं है. तो फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि आप बोल रहे हो कि प्योर बीइंग की कोई क्वालिटी नहीं है, हमने बात की उसमें सिर्फ इजनेस है, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है. तो फिर जो नॉट बीइंग वाला वर्ल्ड है, जो हमारा फॉल्स वर्ल्ड है, जो वे ऑफ ओपिनियन है, सेंस वाला वर्ल्ड है, इल्यूजन है, उसमें फिर चीज़ों की क्वालिटीज़ कैसे आई? सो दिस इज वॉट द प्रॉब्लम विद द इलियाटिक्स वॉज इन देयर. इलियाटिक्स की साथ जो प्रॉब्लम थी कि आप बोल रहे हो कि बीइंग में ना क्वालिटी है, ना मल्टीप्लिसिटी है, ना मोशन है, तो फिर वो नॉट बीइंग वाले वर्ल्ड में मल्टीप्लिसिटी, मोशन और क्वालिटीज कैसे आई? सो दिस इज व्हाट द एम्प्टीनेस एंड द इनकम्प्लीटनेस ऑफ देयर फर्स्ट प्रिंसिपल इज. So the Eleatic principle would correspond to a religion in which we said that God is, but beyond the fact that he has absolutely no character. तो जो Eleatics थे उनका क्या था कि God है, पर गॉड के पास कोई कैरेक्टर नहीं है, गॉड में मोशन नहीं है, ना मल्टीप्लिसिटी है, ना कोई क्वालिटी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं, बस गॉड है. सो जैसे हम क्रिश्चियनिटी में क्या सुनते हैं, गॉड इज दिस, गॉड इज लव, गॉड इज पावर, गॉड इज गुडनेस, गॉड इज विजडम. तो एटलीस्ट मतलब ये अपने आप में इसके खुद के डिफेक्ट्स हैं, हम गॉड को बोल रहे पावर है, ये है, वो है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि अच्छा इस वर्ल्ड में लव है तो वो लव कहाँ से आया, पावर है तो वो पावर कहाँ से आई, विजडम है, गुडनेस है तो वो गुडनेस कहाँ से आई. कि अगर वो गॉड को बोल रहे थे क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर वो गॉड में खुद में वो क्वालिटीज़ हैं, मतलब वो क्वालिटीज़ उनकी क्रिएशन में दिखी है. तो इनके ऊपर हम बहुत इजीली ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं, बट एटलीस्ट एक टेंडेंसी है यहाँ पर, हमें एक अटेम्प्ट दिख रहा है एक्सप्लेन करने का कि अगर वो गॉड को बोल रहे थे क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, तो इस क्रिएटर से, उनके क्रिएशन में क्वालिटीज गॉड से आई, एटलीस्ट हमें ये चीज़ उससे पता चलती है. तो इलियाटिक्स के साथ तो क्या हुआ कि इलियाटिक्स जो नॉट बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आउट ऑफ नोवेयर आ गए इस हिसाब से. तो these things cannot spring for a source which is poor, that it contains nothing but isness. तो that is what at least Christianity में, of course, God is love, God is power, इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करने बैठे, there are so many things in itself, it can be wrong, right, all of that stuff, लेकिन at least एक वो one aspect जो Eleatics explain नहीं कर पाए, this part of Christianity is doing it. According to this, the absolute is unknowable, but what the agnostic means is that human reason is inadequate to grasp the greatness of the ultimate being. तो इसका एक एक्सप्लेनेशन क्या है कि अरे ह्यूमन जो है वो इतना माइंड उनका है ही नहीं, इतना इनफाइनाइट नहीं है कि वो गॉड की ग्रेटनेस, उसकी क्वालिटीज़ को कैप्चर कर सके, ऑल ऑफ दैट. लेकिन इलियाटिक प्रिंसिपल तो ये भी नहीं बोल रहा है कि अच्छा गॉड इज़ लव, गॉड इज़ पावर, गॉड इज़ विजडम, गॉड हैज़ मोशन. वो तो डिनाई ही कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि जो बीइंग है उसके पास मोशन ही नहीं है, एंड देन सेइंग दैट दे डोंट हैव मोशन, बट द नॉट बीइंग वाला जो वर्ल्ड है, इट हैज़ समथिंग, इट हैज़ मोशन इन इट. सो दिस इज कम्प्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी, wherein they're saying that the being has no motion but the not being has motion. तो जो
according to the Eleatics, the first principle of things which is being has no motion in it, but the not being, which is a false world, has motion in it. So he is, because there is absolutely nothing more to say. So this is an empty conception of the Eleatics, जो कि वो incomplete है, वो complete नहीं कर पाए. Monism, I said, is a necessary idea in philosophy. Absolute को one ही होना चाहिए. This is again ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं, this is from the very start I have been saying and repeating this, reiterating this, that this is a very biased opinion. This is a very biased approach towards something. इवन हम जब इलियाटिक स्कूल को पढ़ रहे हैं ना, तो ये इलियाटिक स्कूल भी न्यूट्रली एक्सप्लेन नहीं किया गया. दिस इज अ बायस्ड अप्रोच. तो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, उनके अकॉर्डिंग मोनिज्म शुड बी देयर, कि अल्टीमेट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए एक ही लॉ, एक ही अल्टीमेट चीज होनी चाहिए. तो मोनिज्म हैज टू एग्जिस्ट. इफ द एब्सोल्यूट इज सिंपली वन, wholly excludent of all process and multiplicity out of such an extraction, the process and multiplicity of the world cannot issue. The absolute is not simply one or simply many. It must be many in one, as correctly set forth in the Christian doctrine of the Trinity. Religion moves from an abstract polytheism to abstract monotheism. तो क्रिश्चियनिटी में क्या एक्सप्लेन किया कि गॉड पॉलिथिज्म से मोनोथिज्म की तरफ मूव कर रहा है, बट इट डज नॉट स्टॉप देयर. इट राइटली पासिस ऑन टू अ कॉन्क्रीट मोनोथिज्म. तो एब्स्ट्रैक्ट पॉलिथिज्म से एब्स्ट्रैक्ट मोनोथिज्म, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट मोनोथिज्म की तरफ वो मूव कर रहा है क्रिश्चियनिटी में, कि पहले बहुत सारे बिलीव इन मेनी गॉड्स, एंजल्स एंड ये एंड वो, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट से मोनोथिज्म की देयर इज वन गॉड वन क्रिएटर, एंड फिर एक कॉन्क्रीट मोनोथिज्म एब्सोल्युटली वन रियल बीइंग उसकी तरफ है. ये है उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, डिसट्रिनिटी, एब्स्ट्रैक्ट पॉलिथिज्म, then abstract monotheism, and then concrete monotheism. This is the Trinity. This is the doctrine of Trinity. लेकिन there are two misconceptions regarding this doctrine of Trinity. The first mistake is that of popular rationalism. The second is that of popular theology. Popular rationalism asserts that the doctrine of the Trinity is contrary to reason. Popular rationalism मतलब क्या है? एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन है, ये रीजन के अगेंस्ट है या रीजन के साथ वो नहीं है. एंड पॉपुलर थियोलॉजी क्या असर्ट करता है कि देयर इज अ मिस्ट्री, दैट इट इज अ मिस्ट्री विच ट्रांसेंड्स रीजन, कि वो रीजन के बियॉन्ड जाके एक मिस्ट्री है ये. बट ट्रूथ है कि ना तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ना ये ट्रांसेंड करता है रीजन को. पॉपुलर रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग क्या मिसकंसेप्शन है कि यार ये तो रीजन को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. पॉपुलर थियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या मिसकंसेप्शन है कि ये रीजन को ट्रांसेंड कर रहा है. None of this is true. What is really a mystery, what really contradicts reason, is to suppose that God, the absolute, is simply one without any multiplicity. This contradiction results in the fatalism dualism. तो क्या एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक ट्रांसेंड करना रीजन को क्या है, ये मान लेना कि गॉड में मल्टीसिप्लिटी नहीं है, ये एक गलत व्यू है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर. तो वो डिनाई करे कि इलियाटिक्स का ये व्यू कि गॉड में मल्टीसिप्लिटी नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड इसी वजह से इलियाटिक्स का जो स्कूल है वो मोनिज्म की जगह डुअलिज्म में ब्रेक डाउन हो गया. द हिंदू एंड हैज़ ब्रोकन आउट इन एवरी अदर सिस्टम ऑफ थॉट. इसी तरीके से हिंदूज में, स्पिनोजा में, हर जगह यही हुआ है कि वो स्टार्ट इससे